है कि ये कम उम्र का नौजवान मुझे सिखाने चला है, मुझे बताने चला है, तो वो उसको आनाकानी करते हैं। और जब बहुत परसुएशन के बाद मंडन मिश्र से वो बात उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार होते हैं तो शास्त्रार्थ करते हैं। और फिर उसकी एक शर्त होती है कि अगर मैं आपसे हार गया तो मैं आजीवन आपका दास रहूंगा। तो सवाल इसी बात को लेकर यह है कि शास्त्रार्थ जिस देश की परंपरा हो, उस देश में आज शोर को लेकर इतना हंगामा क्यों हो रहा है और लोगों को डर क्यों लग रहा है? तो इसके दो पहलू हैं। एक तो पहलू हुआ है जो आज हमारी मीडिया में दिखाई पड़ रहा, पता नहीं आप लोगों ने सबको बुलाया, लेकिन जो शोर करते उनको तो आपने बुलाया नहीं। उनको बुलाना चाहिए था। उनसे हम सवाल करते कि भाई ये जो शोर आप कर रहे हैं ये तो इस लोकतंत्र की एक बहुत मजबूत आत्मा है, लेकिन आपके शोर करने से अब लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है? ये सवाल पूछना चाहिए उनसे। उनको तो आपने बुलाया नहीं। तो शोर से तकलीफ नहीं है। शोर में अगर हार्मनी नहीं है, शोर में अगर आत्मा नहीं है, शोर में अगर दूसरों को बातों को समझने का धैर्य नहीं है, अपनी परंपरा से जुड़ने की पीड़ा वेदना नहीं है, तो शोर तकलीफ देता है। इसलिए मैं नहीं मानता कि शोर में किसी तरीके की दिक्कत है। दिक्कत तब है जब शोर के बहाने टीवी स्टूडियो में मारपीट शुरू हो जाती है, जब वहां लोग एक दूसरे की बातों को नहीं सुनना चाहते, और जब आप अपनी बातों को मजबूती से रखना चाहते हैं तो आपको फौरन कह दिया जाता है कि आप तो देश के गद्दार हैं। तब तकलीफ होती है। इस देश के संविधान ने हमें वो इजाजत दी है कि हम बिना हिंसा किए अपनी बातों को मजबूती के साथ रखें। आप उसको नैरेटिव कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप उसको एजेंडा कहें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। आप उसको कोई भी नाम दे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हां, जब आपकी वाणी में हिंसा होने लगती है, जब आपका मकसद हमें नीचा दिखाना होता है, तब फिर वो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच का शास्त्रार्थ नहीं रह जाता। और आज की तारीख में सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि दरअसल शास्त्रार्थ खत्म हो गया है। टीवी स्टूडियो के अंदर ऐसा लगता है जैसे WWF हो रहा है, और वो सब कुछ एक बहुत प्लान्ड तरीके से है, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है। एक पूरी विरासत को खत्म करने की कोशिश है। वो विरासत जो सिर्फ महात्मा गांधी से शुरू नहीं होती। मैंने कहा कि विरासत जो अथा तो धर्म जिज्ञासा से शुरू होती है, जो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से शुरू होती है, जो जिज्ञासा का प्रश्न है, जो प्रश्न करने का प्रश्न है, उसको लेकर है। यह बात सच है कि आज कई तरीके के प्लेटफॉर्म्स हैं। आप अखबार उठा लीजिए, आप टीवी उठा लीजिए, आप सोशल मीडिया उठा लीजिए, और हर के अपना अपना स्वरूप है। और मेरा अपना मानना यह है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारे के सारे आज भी रेलिवेंट हैं, कल भी रेलिवेंट रहेंगे, और रेलिवेंट रहना भी चाहिए इनको। लेकिन एक चीज जो हमें और हम सब लोगों को पूछना चाहिए वो ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि इस शोर को कानून के दायरे में बांधो, और बार बार कहा जाता है कि आपको इस बात की इजाजत नहीं है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? और अगर आप उस दायरे में नहीं बंधते हैं तो अचानक रात को 12 बजे आपके घर पे एक नॉक होती है, फिर आपको पता चलता है कि बिना किसी कारण के आप अगले दिन या किसी कारावास में आप अपने को पाते हैं, किसी पुलिस थाने में अपने आप को पाते हैं। तो शोर से जिनको तकलीफ लगती है या शोर से जिनको तकलीफ है, दरअसल उनका इस देश के लोकतंत्र में कोई यकीन नहीं है, इसलिए शोर से उनको तकलीफ लगती है। मुझे तो कोई तकलीफ नहीं लगती, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मुझे लगता है कि अगर शोर है तो जीवन अच्छा है। इसलिए दोस्तों, कठिन दौर है, और इस दौर में कई तरीके की परीक्षाएं भी होंगी। मीडिया को भी उस परीक्षा से गुजरना है, और आज के दौर में ही यह तय होगा कि दरअसल सही मायनों में पत्रकार कौन है,
कौन असली पत्रकारिता कर रहा है, क्योंकि अभी कुछ समय पहले तक जो सत्ता से जुड़ के पत्रकारिता करते थे उनको दलाल कहा जाता था। आज जो सत्ता से जुड़ के पत्रकारिता करते हैं उनको पत्रकार कहा जाता है, और जो सत्ता के दूर खड़े हैं उनको कहा जाता है ये तो एजेंडा चलाते हैं। तो मुझे एजेंडा से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नैरेटिव से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे गद्दार कहलाने से भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत पहले अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स में से एक जेफरसन ने कहा था कि आप व्हाट विल यू चूज? विल यू चूज मीडिया विदाउट स्टेट और स्टेट विदाउट मीडिया? He said it without any hesitation. I'll choose media without state. Thank you so much. Thank you very much, Ashutosh ji. What will you choose? Media without state or state without media? Thank you very much. जी हाँ, समय कठिन है, लेकिन आप सबके मार्गदर्शन से, I'm sure the youth of this country would be able to find its way ahead. Thank you so much. My friends, now it's time on this stage where we confer upon Adarsh Yuva Vidhayak Samman. My friends, please try to understand the importance of this award. This award is not given only because we want to felicitate someone who is young and is Vidhayak. No. We want to put forward a case study, a symbol whom you can follow, whom you can understand. The person who's now going to get felicitated is the one from village who started a very difficult journey of his life after the death of his father in his childhood, carrying the responsibility of his family on his shoulder. My friends, his dream was to become a teacher. He was elected, please mark my words, friends, he was elected as the youngest MLA of the state. During this difficult time of Corona pandemic, he traveled every village of his constituency to bring upon the understanding and awareness about Corona. He tried hard and he made the announcement in his budget of 885 crore for water conservation. My friends, I'm talking about the Adarsh Yuva Vidhayak Samman awardee for this year in this session, Shri Raj Kumar Rojji. Please give a big round of applause. The Honorable Member of Legislative Assembly from the state of Rajasthan, Bharatiya Tribal Party Chaurasi, Dungarpur, Rajasthan. A big round of applause, my friends. You heard his work, the youngest MLA in the state. And not just by age, but tall by his work, his commitment during the tough time of pandemic. अब कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब A big round of applause once again for Raj Kumar Rojji. और मैं राज कुमार रोजी से विनती करूंगा कि वो अपने विचार, आपका एक मैसेज, आज के युवा को एक मैसेज आप इस मौके पे दें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि भारतीय छात्र संसद में मुझे एक आदर्श विधायक के तौर पे जो सम्मानित किया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे भारत देश को युवाओं की सख्त जरूरत है और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सारे युवाओं को संदेश देना चाहूंगा कि हमें राजनीतिक में आना चाहिए। आज देश लेवल पे एक मैसेज है, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या आम पब्लिक में एक चर्चा रहती है कि राजनीतिक मतलब अलग नजरिए से देखा जाता है उसको, कि राजनीतिक इस टाइप की, राजनीतिक इस टाइप की। लेकिन हमारे देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बरकरार रखने के लिए हमें राजनीतिक में आना पड़ेगा। और मेरा यहाँ पर आना सार्थक होगा जब यहाँ पर ये जो कोर्स चल रहा है पॉलिटिकल लीडरशिप का, और मुझे जो जानकारी मिली कि राहुल जी ने शायद अपने भारत देश के अंदर पहला ये संस्था है
जहाँ पर ये कार्यक्रम और ये कोर्स कराया जा रहा है। तो मेरा आप लोग अगर आने वाले समय में मुझे जानकारी मिलेगी आज से 5 साल 10 साल बाद कि यहाँ से कुछ लीडर्स निकले हैं जो राज्य के सदन में गए हो और देश के बड़े सदन लोकसभा में गए हो, तो तब मुझे खुशी होगी और मेरा यहाँ पर आना और मेरा एक आदर्श विधायक के रूप में जो सम्मान होना वो मेरे लिए सौभाग्य होगा और उस दिन में मुझे खुशी होगी और यही मेरा मतलब यहाँ पर आना सार्थक रहेगा। आप सबको धन्यवाद, आप सबको जय जोहार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। साथ ही हमारे विश्वनाथ जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे आदर्श हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, उनके बारे में भी मुझे जानकारी मिली और मैंने उनके बारे में स्टडी की। आपने अच्छा कार्यक्रम कराया। ये 12वां भारतीय छात्र संसद है और आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो बैठे हैं इनमें से भी आने वाले समय में किसी स्टेट का एक आदर्श विधायक के रूप में यहाँ पर निकले। आप सबका धन्यवाद। Thank you very much, Rajkumar Rojji. Thank you very much for your views. And let me share with you, my friends, sometimes we aspire to become something and we aspire to serve our country in our own way. Let me share one case about Rajkumar Rojji, that he was selected to become the police inspector through the recruitment examination, but he quit that and he joined politics to bring in change in society. Once again, a big round of applause for Rajkumar Rojji. And now, it's time when I invite the student speakers, student leaders, I would say, to address the gathering from this stage. First, I would like to invite Kaushal Sahu to address the gathering. It would be my sincere request to all student leaders to keep tab on time. Thank you. खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबले है तो अखबार निकालो। ऋषि गालब की पावन तपोभूमि ग्वालियर से मैं कौशल साहू देश के कोने कोने से पधारे युवाओं का इस युवा नेतृत्व के महाकुंभ भारतीय छात्र संसद में स्वागत अभिनंदन करता हूं। लोकतंत्र के 4 स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता यानी भारतीय मीडिया, या हम कहें विश्व की सबसे सशक्त मीडिया जिसको हमारे भारतीय संविधान में 4था स्तंभ माना गया। लेकिन दोस्तों, क्या यह वर्तमान परिदृश्य में बतौर 4था स्तंभ कार्य कर रहा है? यह सोचने वाली बात है। जब पहले हमारे देश में लोग शाम को कार्य करके घर लौटते थे और टीवी चैनल को ओपन करते थे तो उम्मीद करते थे कि उन्हें कुछ सूचनाएं मिलेंगी और जानकारी मिलेगी। लेकिन क्या आज भी ऐसा ही हो रहा है? क्या आज भी हमें सूचना ही मिल रही है या मिल रहा है शोर और ऐसी खबरें जिससे हमारा शारीरिक और मानसिक तनाव बढ़ता जा रहा है? दोस्तों, मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही रोचक अनुभव रखता हूं कि पहले जब हमें किसी न्यूज़ या खबर की सत्यता को जांचना होता था तो हम टीवी चैनल को ओपन करते थे, लेकिन आज न्यूज़ चैनल पर दिखाई हुई खबर की सत्यता हमें स्वयं जांचनी होती है। अब हम बात करते हैं हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसके तहत हमें अपनी बात रखने का पूरा हक है। लेकिन क्या सही मायनों में हमारी मीडिया अपनी बात रख रही है या सिर्फ शोर के माध्यम से महत्वपूर्ण मुद्दों से भटककर राजनीतिक मुद्दों में उलझकर रह गई है? एक सर्वे से मिली जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य चैनलों द्वारा जैसे बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था को छोड़कर 50% से अधिक समय तक सांप्रदायिक मुद्दों पर बात की, जो दर्शाता है कि भारतीय मीडिया अपने 4थे स्तंभ के दायित्व से भटक रही है। इन सभी मुद्दों को भटकाने में सोशल मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। आज हमारे देश में किस नेता ने किस ब्रांड का टी-शर्ट पहना है वो सुर्खियां बन जाता है और देश में रुपए की गिरती कीमत पर कोई चर्चा नहीं करता। मेरा मानना है कि अगर न्यूज़ चैनल पर दिखाई गई खबरों की जानकारी और सत्यता हमें सोशल मीडिया से देखना पड़े तो यह दिखाता है कि हमारा भारतीय संविधान का 4था स्तंभ खोखला हो रहा है। इसलिए बतौर देश के युवा और जिम्मेदार नागरिक हमें खबरों को विवेक और सत्यता से जांचना होगा और मेरा अनुरोध है हमारी भारतीय मीडिया की बतौर 4था स्तंभ आप अपने दायित्व का निर्वहन करें और बिना शोरगुल के एक ऐसी खबरें रखें जिससे लोगों का जानकारी मिले। अभी हमें इन सभी मुद्दों पर बहुत ही गंभीरता से बात करनी होगी, क्योंकि
भारत हमारा है। अंत में मैं इन शब्दों के साथ समाप्त करूंगा कि प्रेस की स्वतंत्रता की हत्या तब हो जाती है जब एक गरीब की आवाज दब जाती है। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Kaushal, and I request Honorable Shri Manish Tiwari ji to kindly felicitate our student leader. Let us join our hands to congratulate Kaushal, and I now request Disha Karamchandani to address the gathering. गुड मॉर्निंग। मैं दिशा करमचंदानी राजस्थान भारत से आती हूँ। मौजूदा अतिथिगणों को और मेरे प्यारे साथियों को मेरा सादर प्रणाम। 26th of May 1950, 4 months after the Constitution of India came into force, the apex court in the case of Romesh Thapar versus State of Madras had held that freedom of press is an integral part of freedom of speech under Article 19 of the Constitution, which is a fundamental right. Freedom of press, something that the Indian media has never shied away from defending. But has it really adhered to its duty of providing the people with credible, authentic news? Not so much. अगर हम इतिहास को टटोलें, तो हम जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम से ही भारतीय मीडिया ने एक अहम भूमिका निभाई थी। मोहन रॉय के संवाद कौमुदी से लेकर गांधी के यंग इंडिया और तिलक के केसरी तक सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने कलम को माध्यम और अखबारों को माध्यम बनाकर देश भर में आजादी की अलख जगाई थी। और इसी प्रकार से एक गुलाम देश में आजाद अल्फाजों ने उड़ान भरी थी। धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, क्षेत्र, रंग, रूप के भेद भुलाकर सभी नौजवानों के सीने में स्वतंत्रता की ज्वाला को प्रज्वलित कर समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया था मीडिया ने। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण, आज यही मीडिया अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया है। स्वतंत्रता को वो स्वच्छंदता समझ बैठा है। वो भूल गया है कि इसी मीडिया को लोकतंत्र रूपी मंदिर का चौथा स्तंभ कहते हैं, एक ऐसा स्तंभ जिस पर अन्य 3 स्तंभ और जनता के बीच के संतुलन को बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आज मीडिया या तो राजनीतिक और औद्योगिक विचारधाराओं से ग्रसित हो गया है या ट्विटर के उस 280 शब्दों की मर्यादा में सिमट कर रह गया है। Today it's become extremely difficult to distinguish a news from an ad, information from entertainment, where news anchors have become actors and journalism has been reduced to jingoism. आज विश्लेषणों के नाम पर क्या होता है? वही एक स्क्रीन को 7-8 टुकड़ों में खंडित कर वक्ता एक दूसरे पर बस ऊंचे आवाज में व्यक्तिगत आक्षेप लगाते हुए नजर आते हैं और ऐसा करते वक्त अनैतिक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, क्रोध को अपना आभूषण बना लेते हैं, संयम और तर्कों को पीछे छोड़ देते हैं। The question is why? Why the Indian media behaves this way? Because it desperately needs funds, which either comes from ad revenue, which is dependent upon the TRP and hence the theatrics and the drama, or it comes from capitalists who impose their ideas on the media houses, which then serves us with biased news. पूंजीपतियों की पूंजी और टीआरपी की दौड़ मीडिया की निष्पक्षता को निगल चुकी है। रही सही कसर सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। अनोनिमस हैंडल के पीछे छुपकर कोई कुछ भी बोल सकता है। मीडिया ट्रायल ले लीजिए, आरोपी को अपराधी सिद्ध करने में जुट जाता है। मीडिया स्वयं की भूमिका भूल पुलिस, जज, वकील सबकी भूमिका निभाने लगता है। किंतु मैं निराशावादी नहीं हूँ। मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, मजबूत माध्यम है। आवश्यकता है कि वो अपने कर्तव्यों का मंथन करें, मीडिया एथिक्स को प्राथमिकता दी जाए, मीडिया की वित्तीय दशा को सुधारा जाए। और अंतिम बात, मीडिया की इस अराजकता पर सबसे बड़ा अंकुश है एक शिक्षित संगठित समाज, पाठक और दर्शक वर्ग, यानी कि आप और मैं। अपने शब्दों को विराम देते हुए दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, आग हो कहीं भी पर आग जलनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Disha. I request Honorable Shri Saurabh Dwivedi ji to kindly felicitate Disha. Congratulations, Disha. I now request Kritika Ashok Deshpande to address the gathering. Heartiest congratulations, Disha. Kritika, please. All the student leaders are requested to keep eye on the screen of timer. Thank you. नमस्कार, मैं कृतिका अशोक देशपांडे नासिक महाराष्ट्र से यहाँ उपस्थित महानुभव और युवा शक्ति का महाराष्ट्र में स्वागत करती हूँ। मैं आज भारतीय मीडिया शोर से शासित या कानून द्वारा शासित इस विषय पर अपना मत प्रकट करने आई हूँ। कश्चित लोहि लोचनस्य चरणो हंसो कुतो मानसात् शंभुका अपि संति नेतिशबके आकर्णे ही कृतम। एक बार एक तालाब में कुछ बगुले बैठे हुए थे।
वहां हंस आता है। बगुले हंस से पूछते हैं, लाल नेत्र तथा लाल पैरों वाले आप कौन? मैं हंस। हंस बोलता है, कहाँ से आए हो? मानसरोवर से। वहां मछलियां हैं? बगुले पूछते हैं और हंस से ना ऐसा जवाब सुनकर उस पर हंसने लगते हैं। यही स्थिति है आज के मीडिया की। अगर उन्हें उनका मनचाहा उत्तर नहीं मिला तो वो उस न्यूज को हंसी बना देते हैं। आज का भारतीय मीडिया जोर जोर से चिल्लाकर अपनी बात मनवाने में माहिर हो गया है। आज का मीडिया प्रश्न चिन्ह देकर सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर बताकर अपनी खबर को सही और जायज ठहरा रहा है। लगभग 2 साल पहले बॉलीवुड के एक मशहूर कलाकार ने आत्महत्या कर ली। अब वो आत्महत्या थी या हत्या थी, इस बात में बहस छिड़ गई। हर एक मीडिया न्यूज चैनल अपनी अपनी बात मनवाने की कोशिश करने लगा। सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने लाया गया। यह सिलसिला लगभग 2 से 3 महीनों तक चला और आखिरकार एक बड़े न्यूज चैनल के नामांकित पत्रकार को पुलिस ने हिरासत में लिया और यह मामला शांत हो गया। आज का मीडिया अपने टीआरपी के लिए काम करता है, ना ही किसी व्यक्ति को न्यूज पहुंचाने के लिए। अब किसी बड़े कलाकार के बेटे का केस हो या किसी व्यापारी के घर के बाहर जिलेटिन स्टिक मिलने का केस हो, मीडिया हर जगह जज बनकर फैसला सुना देता है। पहले दूरदर्शन पर न्यूज आती थी, सुबह एक बार, शाम को एक बार। उस न्यूज में दिन के विशेष घटनाओं का जिक्र हुआ करता था। पर आज के ब्रेकिंग न्यूज के जमाने एक ही खबर 100 बार दिखाई जाती है। किसी कलाकार ने छींक भी दिया तो ब्रेकिंग न्यूज बनाई जाती है। पहले प्रिंट मीडिया का पेज 3 बहुत माना जाता था। लोग पेज 3 को पढ़ा करते थे, पर अब पेज 1 से लेकर पेज 10 तक हर खबर पेज 3 की आती है। अब प्रिंट मीडिया भी टेलीविजन मीडिया के पथ पर चलने लगा है। उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ बड़े नेता कलाकार इन पर लगा रहता है। वो हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज की खोज में रहते हैं। अगर ब्रेकिंग न्यूज मिले तो ठीक, ना मिले तो ब्रेकिंग न्यूज बना दो। मुझे ऐसा लगता है भारतीय मीडिया अपने टीआरपी की रेस में सिर्फ और सिर्फ शोर से चलता है, ना ही किसी शासन से और ना ही किसी अनुशासन से। धन्यवाद। जय हिंद। Heartiest congratulations, Kritika. I request Honorable Shri Aprameya Radhikrishnan ji to kindly felicitate her and congratulate. And at the same time, I request Paridhi Sharma to kindly accept the stage. A big round of applause for Kritika. Heartiest congratulations for being able to put your views from the stage of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. हरिओम। कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे स्वयं मेरे दाता ये दुनिया मांगती तुझसे क्या, कि देश की युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। आदरणीय मंच एवं मेरे समक्ष उपस्थित युवा शक्ति, मैं परिधि शर्मा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एवं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। खींचो ना कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अकबर इलाहाबादी की ये पंक्तियां सन 1826 में उदंत मारतंड से लेकर आज तक भारतीय मीडिया के स्पृहणी इतिहास का दर्शन कराती है। कहा जाता है कि जंग आजादी की तारीफ तब तक अधूरी है जब तक मीडिया की तारीफ ना हो। गणेश शंकर विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, केसरी से उद्धृत स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का उद्घोष, मौलवी मोहम्मद बाखर, इन सभी के बीच जब यह शब्द उभर कर आते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों की सूची में भारत 150वें स्थान पर आता है, जब इस देश की मीडिया तथ्यात्मक खबरों से हटकर या तो वैचारिक लकीरों में बट जाती है या फिर 140 अक्षरों की सीमा में सिमटकर सामाजिक तनाव को उत्पाद के रूप में देखकर प्राइम टाइम पर उस पर प्रीमियम लगाती है, जब तब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रश्न चिन्ह की भांति मुझसे प्रश्न करता है कि आखिर इस देश में उसका संचालन कौन कर रहा। इस सदी की शुरुआत में सेंसेशनलिज्म के प्रभाव में 24/7 के न्यूज चैनल्स आते हैं। स्थायी विपक्ष की संज्ञा पाने वाली यह मीडिया राष्ट्र और सत्ता की आलोचना के बीच अंतर करना ही भूल जाती है। जन सरोकार की इस पत्रकारिता के लिए दिल्ली के पावर कट्स तो खबर बनते हैं, परंतु असम के बाढ़ की खबरें कहीं डूब जाती। एक टीवी डिबेट देश में अराजकता एवं किसी व्यक्ति के मृत्यु का कारण बनती है तो कॉर्पोरेटोक्रेसी के प्रभाव में संपादक के पद ही समाप्त कर दिए जाते हैं।
ये प्रवृत्तियां इस बात की ओर इंगित करती हैं कि आज भारतीय मीडिया टीआरपी के शोर में अपना अस्तित्व खो रहा है। परंतु वहीं दूसरी ओर खबर लहरिया के रूप में डेवलपमेंटल पत्रकारिता, गुजरात के ऊना में दलितों पर हो रहे अत्याचार को उजागर करने वाली सोशल मीडिया निष्पक्षता का दीप तो जलाती है, परंतु नियमों की कसौटी पर खरी नहीं उतर पाती। संविधान के अनुच्छेद 19(1) व 19(2) को लागू कराने वाली सरकारी संस्थाएं विफल नजर आती हैं। सरकार को चाहिए कि वह स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट पर अमल करे। इस देश की युवा शक्ति से आह्वान करती हूं कि वे बुद्ध के संशयवाद का समर्थन करे, अप दीपो भवः अर्थात स्वयं का दीपक स्वयं बने, चिंतन करे, न्यूज और नॉइस के बीच का अंतर समझे। अंत में राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिद्धनकर जी की इन पंक्तियों के साथ एक प्रश्न के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि दो में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार? मन में ऊंचे भाव कि तन में विजय शक्ति अपार, कि तन में विजय शक्ति अपार। जय हिंद, जय भारत, जय विवेकानंद। Congratulations and thank you, Paridhi. I request Ashutosh ji to kindly felicitate Paridhi Sharma and congratulate her. Meanwhile, I would like to request the next student speaker all the way from Manipur, rise from Pistum Singh, to address the gathering. Namaste and a very good morning to all present here. आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मभूमि पर हो रहे इस भव्य आयोजन में अपने योगदान देने हेतु मैं लाइश्रम फ्यासोम सिंह मणिपुर से बहुत सारे शुभकामनाएं लेकर आया हूं. Today I would like to speak about a topic: Bharat media ruled by noise or ruled by law. When you talk about media, one thing comes in my mind: whoever controls the media controls the mind. And the exact thing is happening in our country. When we talk about Indian media, we can know that Indian media can be called as one of the biggest in the world, with over 20,000 newspapers, 1 lakh magazines, and 300 plus news channels, and a variety of websites featuring the local news. But in spite of the huge number of the media system, India ranks the 150th position in the World Press Freedom Rankings. Why? Why is the position very low? Is a huge system of media not able to deliver the genuine news to the people? We need an explanation to this, because India is called as the world's largest democracy. So, is the media system in the world's largest democracy so weak that it cannot secure a good position there? So, when you talk about the freedom of the press and the media, nothing is good here. Under the Article 19 of freedom of speech and expression, independent journalism is supported and people are allowed to voice their opinions regarding the government. But the exact opposite is happening. Journalists who point out the loopholes in the system are being deemed as criminals and they are put behind bars. Even the murder of journalists is uncommon here. And as far as the people are concerned, we love what is happening in other countries rather than to focus on what is happening in our country. So, as we, the audience, demands, the television source will show what we want. And majority of the debates in Indian news channel will focus on Pakistan, the opposition parties, communalism, casteism, and hatred. And we want this system to change, because our ancestors did not fight for this to happen. We want independence. This is not the independence that we want. Let us be independent in our own ways so that we can go towards a new India and develop it. Be the change you want to see in the world. As stated by our father of a nation, Mahatma Gandhi, हम एक कदम आगे बढ़ते हैं ताकि इंडिया को हम सुधार सके. अगर आपको सच्चा न्यूज़ नहीं मिलते तो उसको स्प्रेड करने की जरूरत नहीं. यही कह के मैं समाप्त करना चाहूँगा. And thank you to MIT for sponsoring this event, and thank you. Namaste. Thank you very much. Laishram Pistum Singh ji, thank you very much. I request Dr. Anshul Abhijit ji to kindly felicitate and congratulate Laishram Pistum Singh all the way from Manipur. Heartiest congratulations. My friends, the Honorable Minister for Higher and Technical Education, Textile Industry and Parliamentary Affairs, Government of India, Shri Chandrakant Dada Patil ji is making his way on the stage. Let's give him a big round of applause. I request revered Professor Dr. Vishwanath Karat sir, Shri Rahul Karat sir,
to first felicitate and welcome Shri Chandrakant Dada Patil ji. It is a very, very important moment for all of us that the Honorable Minister for Higher and Technical Education, Textile Industry and Parliamentary Affairs, Government of Maharashtra is here with us. It is really, really a good fortune. I request everyone to give a big round of applause as we welcome Shri Chandrakant Dada Patil ji. Thank you, sir. Thank you very much for being here today with us. It is really good fortune that in a very, very important academic gathering, the Minister for Higher and Technical Education is here with us. It is our good fortune that this academic gathering is blessed by his presence here today. Before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Shri Chandrakant Dada Patil ji. Shri Chandrakant Patil has been actively involved in politics since 2004 and is a prominent member of the Bharatiya Janata Party. He has also served as Maharashtra State President of Bharatiya Janata Party. In 2004, he was the General Secretary of the Maharashtra unit. In 2008, he was elected as a member of the Maharashtra Legislative Council from the Pune Graduates Constituency and later went on to win his second term in 2014, where he was raised to the post of a Vice President. He has been the Cabinet Minister of Maharashtra since 2014 and was heading the Corporation, Marketing, Textiles and Public Works Department. Since July 2016, he has been responsible for the Revenue, Relief and Rehabilitation and Public Works Department, excluding public undertakings. Shri Patil is known for quick decision-making and effective implementation of processes. He believes in giving utmost priority to the public interest in all his endeavors. He has the vision to better the state's infrastructure, improve the lives of farmers, make the state more environment-friendly, contribute to the digital economy of the state, create more employment opportunities in the tourism sector, and empower villages. His list of achievements includes declaring pension schemes for journalists, contributing to the Bharat Ke Veer initiative dedicated to martyrs, and appealing for the loan waiver scheme to benefit farmers. We warmly welcome Shri Chandrakant Patil. Please put your hands together and welcome with a big round of applause या मराठी मातीतले लोकप्रिय नेते टाळ्यांचा कडकडाट होऊ द्या श्री चंद्रकांत दादा पाटील यांच्यासाठी. भारतीय छात्र संसद भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण, उपयोगी और दिशा दर्शन देने वाला एक प्रयोग नहीं कहूँगा, क्योंकि यह प्रयोग व्यवहार में आया है जिसके रिजल्ट्स भी मिले हैं, लेकिन भारतीय राजनीति में एक बहुत उपयोगी एक्सरसाइज गत कई सालों से राहुल जी कराड़ और विश्वनाथ जी कराड़ इन दोनों ने शुरू किया है. मैं इस MIT के अलग अलग कार्यक्रमों में काफ़ी बार आया. इस भारतीय छात्र संसद के बारे में सुना भी बहुत,
लेकिन पहली बार इसमें सम्मिलित होने का भाग्य मुझे मिल रहा है। मैं तो एक विद्यार्थी के रूप में ही आना चाहता था, लेकिन राहुल जी ने आग्रह किया कि इसमें अलग अलग विषय रहते हैं, जिस विषयों के कारण आगे जाकर देश की राजनीति में काम करने वाले या राजनीति पर टिप्पणी करने वाले, ऐसे सब लोगों को इन विषयों के कारण कुछ मटेरियल मिलता है, कुछ दिशा मिलती है। तो केवल विद्यार्थी के रूप में न आते हुए आप कुछ विषय रखें तो अच्छा रहेगा। मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, इसलिए कल तक क्या विषय इन्होंने कहा है ये देखा नहीं, देखा तो मैं थोड़ा घबरा गया। जिस विषय के बारे में बोलते वक्त एक एक वाक्य बहुत सावधानी से बोलना चाहिए, ऐसा विषय मुझे दिया गया है, कॉमन सिविल कोड। तो शुरू में तो राहुल जी और विश्वनाथ जी इन दोनों का इतने बड़े देश भर के अन्य अन्य राज्यों से आए हुए छात्रों का, मेरे सामने बैठे हुए विचारवंतों का, सबका दर्शन लेने का, मिलने का मुझे मौका लिया, इसलिए मैं उनका बहुत मन से आभार व्यक्त करता हूँ। विश्वनाथ जी विश्व शांति केंद्र के नाम से एक आध्यात्मिक साधना करते हुए इस देश की आध्यात्मिक साधना से ही शांति मिलेगी। नॉट नेसेसरी दैट आध्यात्मिक साधना एक किसी परमेश्वर से जुड़ी हुई है, वो अलग अलग प्रकार के परमेश्वर से की हो सकती है, लेकिन अपने को जो अपील होता है उसकी साधना करते 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 हम अपने जीवन का क्या उद्दिष्ट था आने का, यह खोजने तक जाते हैं और फिर शांति मिलती है कि अच्छा इसलिए आए थे। तो फिर लेखा जोखा होता है कि इसमें हमने क्या कर पाया, बचे हुए दिनों में क्या कर सकते हैं। ऐसे विश्व शांति केंद्र के नाम से आध्यात्मिक क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ विश्वनाथ जी काम कर रहे हैं, और राहुल जी इस देश ने जिस डेमोक्रेसी को स्वीकार किया, जिस लोकशाही का स्वीकार किया, उस लोकशाही में सजग लोग कैसे निर्माण हो। अंधविश्वास से चलो कोई एक नेता बोल रहा है, शायद वो व्यवहार में लाएगा, वो बोल रहा है वो चीजें, इसलिए मतदान करना, ऐसे नहीं। सजगता से वोटिंग करने वाला परसेंटेज बढ़ने के लिए इस प्रकार की एक्सरसाइज आवश्यकता है। और सबसे महत्व के बाद राज्यकर्ता के रूप में भी अपने दिमाग में चाहिए कि इस विषय में क्या करना चाहिए, पहले लोगों ने क्या किया था, या राज्यकर्ता न बने तो कम से कम अलग अलग प्रकार के कानून जब बनते हैं तो जो इनपुट देंगे, ऐसे राज्य के क्षेत्र में अच्छा सोचने वाले, अच्छी दिशा देने वाले, अच्छा इनपुट देने वाले लोगों को निर्माण करने के लिए राहुल जी प्रयत्न कर रहे हैं। तो दोनों के प्रयत्नों से एक देश के लिए जो मोदी जी चाहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स में ठीक रिसर्च होना, ठीक डेवलपमेंट होना, ये मोदी जी चाहते हैं। तो इस विषय में हम दोनों काम करते हैं। मैं बहुत उनका अभिनंदन भी करता हूँ और उनको आगामी दिनों में कुछ करने के लिए शुभेच्छा भी देता हूँ। मेरा अब विषय, जैसे मैंने कहा कि जिस विषय में विवाद होने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि 90% कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक कानून, ये है ही देश में 90%, बचा है सिर्फ 10%। लेकिन एक राज्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी जो वो लोगों को अस्वस्थ रखते हैं और अस्वस्थता के आधार पर कहते हैं कि आपके मन में जो अस्वस्थता है उसको मैं नेतृत्व करूंगा। तो नेतृत्व करने के लिए जो राज्यकर्ता है, अपने निजी स्वार्थ के लिए अलग अलग विषय डिबेटेबल न होने के बावजूद भी, जिसके बारे में दो मत नहीं है तो भी
उसके दो मत निर्माण करने का प्रयत्न करते। इसलिए मुझे लगता है कि यदि हम जब अपने देश का संविधान बना तो संविधान में मैं ये मानता हूँ कि कॉमन सिविल कोड नहीं बना, लेकिन संविधान बनते समय के सारे डिबेट्स को आप निकालेंगे तो वे ध्यान में आएगा कि सहमति नहीं हुई कानून बनने की, लेकिन सहमति इस पर बनी कि कभी ना कभी इसको करना है। इसलिए तो संविधान के कलम 44 में क्लॉज 44 में डायरेक्टिव गाइडलाइंस, जिसका दिशा दर्शन कहते हैं कि भाई ये करना है कभी ना कभी, सहमति होने के बाद करिए। ऐसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसका प्रावधान हुआ। यदि कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता ही नहीं थी तो वो डिबेट उसी समय खत्म होना चाहिए था। उसको हमने मार्गदर्शक तत्व में लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। बाबा साहेब अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, और ऐसा संविधान लिखा कि जो हजारों साल तक बहुत बड़ा मूलभूत बदल जिसमें करना ही नहीं पड़ेगा। लोगों की मानसिकता को ध्यान में लेकर क्या होगा तो क्या करना है, क्या होगा तो क्या करना है, क्या होगा तो क्या करना है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में क्या लिखा है कि ये हुआ तो ये करना, ये हुआ तो वो करना। तो ऐसा 1000 साल भी जिसमें बेसिक बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया। उन्होंने क्या लिखा है कॉमन सिविल कोड के बारे में? उन्होंने लिखा है कि वी हैव इन दिस कंट्री अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉज, वी हैव covering almost every aspect of human relationship. We have a uniform and complete criminal code operating throughout the country, which is contained in the penal code and the criminal procedure code. इस बारे में स्पष्टीकरण देते वक्त वो आगे कहते हैं, I can cite innumerable enactments which would prove that this country has practically civil code. Uniform in its content and applicable to the whole of the country. The only province the civil law has not been able to invade so far as the marriage and succession. बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते भी हैं और हम हर रोज की जिंदगी में अनुभव भी करते हैं कि सारी चीजों के लिए तो कॉमन सिविल कोड है ना। कोई एक क्राइम, किसी ने मर्डर की, तो मर्डर किसने की भाई? मुसलमानों ने की तो उनको 50 साल की पनिशमेंट करो, हिंदू ने की तो 40 साल करो, ऐसा नहीं है। तो कई सारी बातों के बारे में जो कानून है वो सबके लिए कॉमन ही है। तो उन्होंने लिखा है आखिरी 2 लाइन जो महत्व की है, जिस पर भी इक्वेलिटी, पुरुष और महिला की समानता के लिए आवश्यक 2 चीजें बची है, जिस पर सहमति निर्माण करके यदि कॉमन सिविल कोड लाएंगे तो मोदी जी हिंदू धर्म का सब जगह प्रसार करेंगे, ऐसा नहीं है। इक्वेलिटी पुरुष और महिलाओं के बीच में, इसलिए लास्ट वाक्य वो कहते हैं, The civil law has not been able to invade so far as the marriage and succession. तो मुझे लगता है कि इस विषय का एक धार्मिक मुद्दा न बनाते हुए इस देश की पुरुष महिला विषमता और सबसे महत्व की बात अन्य धर्मों की महिलाओं को मिलने वाले अधिकार और कुछ धर्मों की महिलाओं को न मिलने वाले अधिकार, इसमें जिन धर्म की महिलाओं को वो अधिकार नहीं मिलते, हाँ समझो एक कल्पना ऐसे करो कि जैसे हम जानते हैं कि कुछ समुदाय में एक पत्नीव्रत नहीं है, अनेक पत्नियों के साथ पहला डिवोर्स लेकर वो डिवोर्स न लेते हुए शादियां कर सकती है। तो क्या ये महिला वर्ग के लिए अच्छी बात है? तो किसी एक धर्म में एक पत्नी व्रत है,
दूसरी करनी है तो पहला डिवोर्स लेना पड़ता है। अच्छी नहीं है बात, जिनके यहाँ वो नहीं है उनके लिए अच्छी नहीं है बात। या एक धर्म में उनको डिवोर्स लेना है तो लंबी प्रोसीजर है। पहले तो उनके साथ बातचीत करना है, इकट्ठे रह सकते हो क्या भाई, इकट्ठे रह सकते हो क्या भाई, फिर ढेर सारी प्रिकॉशंस लेना कि डिवोर्स लेने के बाद ये महिला कैसी जिंदा रहेगी, ये पुरुष जो है अपने प्रॉपर्टी से कुछ हिस्सा उसको दे। ये जिनके धर्म में महिलाओं को इस प्रकार का अधिकार नहीं है वो मिलना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि उसी एक विषय के लिए सिर्फ अब कॉमन सिविल कोड नहीं है, अलाइड बाकी भी विषय है, दत्तक विधान हो, प्रॉपर्टी के मामले हो। तो मुझे लगता है कि हम सारे जो शिक्षित लोग हैं, विशेष रूप से राज्य के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जिस राज्य के क्षेत्र में कानून बनने के बाद भी हमको लगता है उससे क्या होता है, उस राज्य के क्षेत्र में कानून बनने के बाद ही इसका हेवी इंप्लीमेंटेशन होगा, बाकी तो प्रबोधन होगा। अरे भाई कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को भी सब प्रकार के अधिकार मिलना चाहिए, ये तो प्रबोधन रहेगा। जब भारत की सरकार कानून बनाएंगी, हर राज्य कानून बनेंगे, तो सबको उसका अमल करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार से जो राज्य के क्षेत्र में काम करते हैं, राज्य के क्षेत्रों को दिशा देने का प्रयत्न करते हैं, उन सब लोगों ने इसमें क्या कंट्रोवर्सी है, क्यों नहीं कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। सारी चीजें के लिए कॉमन सिविल कोड हुआ, 90% विषयों के लिए। हाँ, कश्मीर में 370 कलम 35 ये रद्द हुआ, तो उससे उस राज्य में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन नहीं था, क्योंकि भारत का कानून वहां इंप्लीमेंट नहीं होता था, तो अभी इंप्लीमेंट होने लगा। उस राज्य में रहने वाले शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को शिक्षा में, नौकरियों में रिजर्वेशन नहीं था, मिलने लगा। अच्छा नहीं हुआ क्या? तो उतना यदि अच्छा परिवर्तन होने के लिए 370 कलम और 35 ये कैंसिल होने की आवश्यकता थी। बाकी सारी चीजें हैं, देश का कोई भी आदमी वहां जाकर प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, देश का कोई भी आदमी वहां जाकर बिजनेस नहीं बना सकता था। क्यों ना बनाए? वहां जाकर वो प्रॉपर्टी बनाता है, इंडस्ट्री बनाता है, तो वहां के लोकल यूथ के लिए चलो 100% एम्प्लॉयमेंट फॉर लोकल यूथ, ऐसा कानून करो ना। कोई आना ही नहीं चाहिए, ऐसा क्यों करे? तो मुझे लगता है कि जैसे 370 कलम और 35 के बारे में बहुत साल झगड़ा चला, लेकिन मोदी जी ने बहुत कुशलता से जब लाया, तो ऐसा एक चित्र खड़ा किया गया कि 370 कलम और 35 रद्द करने के बाद बड़े राइट्स होंगे, बहुत खून खराब होगा। नहीं हुआ, क्योंकि ठीक तरह से वो विषय लाया गया। मैं यहाँ बैठे हुए सबको ये विनती करने के लिए आया हूँ कि आने वाले दिनों में हमारे मुस्लिम बहनों को न्याय देने के लिए, जो न्याय हमारे हिंदू बहनों के लिए, वो न्याय देने के लिए कॉमन सिविल कोड की आवश्यकता है। उसमें डिबेट हो सकता है ना कि भाई सारी चीजें हमारे यहाँ तुरंत आप नहीं लागू कर सकते, फेज वाइज करो, वो हजम नहीं होगा हमारे लिए। इट्स ओके, उसके पार्ट बनाएंगे, उसके फेजेस बनाएंगे, लेकिन उसका एक धर्म के साथ दूसरे धर्म का झगड़ा, एक धर्म बोलता है 370 ये कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, एक बोलता है कि नहीं हमारे पर हमला है। इससे क्या होगा? इस देश के दो बड़े इशू माननीय मोदी जी ने सबको समझाते हुए पूरे किए। जैसे मैंने उल्लेख किया 370 कलम, राम मंदिर। जब निर्णय हुआ सुप्रीम कोर्ट का, लोग ये मान रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, लेकिन बहुत झगड़े हो गए, नहीं हुए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को सामने लाया कि भाई था भैया मंदिर। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सॉल्यूशन निकाला कि भाई मुसलमानों के मस्जिद के लिए भी कुछ जगह दी गई। तो राम मंदिर के निर्णय के बाद कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो यह भी विषय ऐसा है कि यदि समाज में दो गुट नहीं बनने हैं, यदि समाज में झगड़े नहीं बनने हैं, मुस्लिम समाज को भी ये जानकारी होनी चाहिए, प्रबोधन होना चाहिए कि अपने कौम के हित में है, बहुत आसानी से हो जाए। तो मैं राहुल जी को
बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सेंसिटिव विषय जो कल सामने आया कि कल मुझे इस विषय पर बोलना है, तो मैं वो चिंता में पड़ा कि भाई कोई एक शब्द की इधर उधर हो जाए तो प्रेस यहाँ बड़ी संख्या में है ही। और आप में से कई लोग जानते हैं कि दिन भर मेरे बारे में ऐसे दूरबीन लेकर बैठते हैं पत्रकार कि आज दिन भर इसके कौन से वाक्य की कंट्रोवर्सी खड़ी कर पाए। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मैं बहुत अपने विचारों पर डट कर रहता हूँ, लेकिन फोकट की कंट्रोवर्सी क्यों खड़ा करना भाई। इसलिए कल थोड़ा चिंता में था, लेकिन बाद में मैंने इसको चांस भी माना, मैंने मौका भी माना कि भाई इस निमित्त यह सत्य जो है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखते वक्त लिखा है, वो सत्य भी मैं थोड़े आसान शब्दों में आप सबके सामने ला सकूं। वो मौका मुझे विश्वनाथ जी कराड़ और राहुल कराड़ जी ने दिया, मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये जो बहुत बड़ा देश की राजनीति को विचार करने वाले, केवल परंपरा से आया, पिताजी एमएलए थे, ये एमएलए बन गया। मेरे पिताजी तो मिल में मजदूर थे, माता भी मजदूर और पिता भी मजदूर, लेकिन मुझे कोई राजकीय पृष्ठभूमि नहीं। लेकिन मैं विद्यार्थी परिषद जैसे मूवमेंट में बड़ा हो गया। कई विद्यार्थी परिषद के विद्वान लोगों का मुझे सहवास मिला, तो करते 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 समाज क्या, देश क्या, कानून क्या करते करते मैं एक बार एमएलसी बना, 2 बार एमएलसी बना, 1 बार एमएलए बना। 14 से 19 महाराष्ट्र में 8 पोर्टफोलियोज मेरे पास। मैं बीजेपी का सारी पोस्ट जिम्मेवारियां निभा, वाइस प्रेसिडेंट बना, जनरल सेक्रेटरी बना, प्रेसिडेंट बना। एक मिल के मजदूर का लड़का, ये अपने डेमोक्रेसी की विशेषता है कि यहाँ बिरला या टाटा का लड़का मैं बनना चाहता हूँ लोकसभा, ऐसे नहीं बन सकता। एक मजदूर का लड़का बन सकता है क्योंकि वो मूवमेंट में काम करता है, एक दिशा प्राप्त करता है, मेहनत लेता है, तो मेरिट पर वो राज्य के, अभी भी मेरे पास 3 पोर्टफोलियो है। तो मैं आप सबसे भी ये उम्मीद रखता हूँ कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के एक्टिव पॉलिटिक्स में आप जाए, हर विषय पर डिबेट करें। जो आया सामने, हमारे नेताओं ने कहा तो अभी हमको उसको ही रटना है, ऐसा न करें। और अपने जीवन में कुछ समाधान प्राप्त करें। मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था, मैंने 35 कानून रेवेन्यू मिनिस्टर होते हुए बदले, 35। मैंने संकल्प ही किया था कि ब्रिटिशों ने जो घिसे पिटे कानून किए कि क्यों हमने ये रखना है। तो हर अधिवेशन में, हर सेशन में मेरा टारगेट रहता था एक 4-5 कानून बदलेंगे। मुझे समाधान है कि महाराष्ट्र में बहुत दिक्कत होती थी, एनए लैंड्स निकाल दिया मैंने, डीएनए कर दिया। फिर क्लास 2, क्लास 1, इससे लोग हैरान थे कि गवर्नमेंट के लैंड पर घर बनाए, वो सेल आउट करते वक्त 50% नजराना भरना पड़ता था, कैंसिल कर दिया कि आप वन टाइम पैसा भरो, क्लास 2 का क्लास 1 हो जाएगा। मुझे बहुत समाधान है कि एक मजदूर का लड़का होने के बावजूद भी स्टडी करके मैंने रेवेन्यू के 35 कानून बदले। अभी मुझे हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड टेक्सटाइल मिला है, उसमें भी गत महीने में बहुत लगाव में क्या इसमें कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो यह पॉलिटिक्स में रहने की एक बहुत ताकत रहती है। डेमोक्रेसी ने उनको अधिकार दिए कि भाई आपको अधिकार दिए, आप कुछ करो। तो उस अधिकार वाले कुर्सी में बैठने के लिए आप सबको मैं शुभेच्छा देता हूँ और मेरा भाषण समाप्त करता हूँ। Thank you very much, Honorable Minister, sir. Thank you very much for your address, for your thoughts to the student leaders of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. My friends, now it's time in this session that we request the next eminent speaker of the session to address the gathering, the Iron Lady, civil rights activist and political activist and a renowned poet, Madam Irom Sharmilaji. But before I invite her to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film. Irom Chanu Sharmila, also known as the Iron Lady of Manipur, is an Indian civil rights activist, political activist, and poet. She began a hunger strike in favor of repealing the Armed Forces Special Powers Act 1958 at the young age of 28. She ended the fast on 9th August 2016 after 16 long years of fasting.
Having refused food and water for more than 500 weeks, she has been called the world's longest hunger striker. Srimati Sharmila was awarded the 2007 Gwangju Prize for Human Rights, which is given to an outstanding person or group active in the promotion and advocacy of peace, democracy, and human rights. In 2009, she was awarded the first Mailama Award of the Mailama Foundation for achievement of her non-violent struggle in Manipur. In 2010, she won a Lifetime Achievement Award from the Asian Human Rights Commission. Later that year, she won the Rabindranath Tagore Peace Prize of the Indian Institute of Planning and Management and the Sarva Gunaha Sampanna Award for Peace and Harmony from the Signature Training Center. The influence made by Srimati Erom Chanu Sharmila is often considered as powerful as the influences by personalities in the past and present. We warmly welcome Srimati Erom Chanu Sharmila. I now request Srimati Erom Sharmila ji to kindly address the gathering. Thank you very much, mainly future political leaders of the country. I am speaking from my heart. As a human being, when you listen to me, I want you listen to as human beings, not from a Hindu or Muslim or Christian. Why I struggled that 16 years that long was because our media was controlled by the government. Its rule of law that was bad, and noise also there it was bad. If you want to be real political leaders or just leaders in the world, I want you be somewhat say follow to your conscience. Tomorrow, I will meet that Barabara Rao, the poet, Telugu poet, who just being a poet, 20 times in prison for 10 years. I will talk about Bilkis Bano also, the woman who was gang raped when she was only 21 years old. People are all somewhat that fear psychosis is there in the mindset. When we talk or listen to as say social being, just following our truth, being true to ourselves. I wish those unwanted things for just investigating journalism about human rights, just being killed or arrested, for being critic to the government. Gauri Lankesh was shot dead. Such thing when happened, just I wish you that fearlessness, because with the thinking that why we come to this world, with that view of with that birth, wholly seeing the world
not much attachment. As per the colonial law, which is still applying in the post-colonial independent India, may go it forever. May Bilkis Bano get justice. May get Barbara Rao just being a point, just under arrest, though he is now over 80 years old. May get him justice before he die. Seeing these all unnecessary conflicts because of this noise of media, just listening and speaking out with truth, just with our conscience is the need. May you be manly future promising leaders, be Thank you very much, ma'am. I would now like to invite our next eminent speaker, Dr. Anshul Avijit ji, National Spokesperson, Indian National Congress, journalist, historian. But before that, let's watch a movie made on his life and work. Dr. Anshul Avijit is the national spokesperson of the Indian National Congress, appearing regularly on TV debates in both Hindi and English. He was educated in Delhi, London, and Cambridge, and holds a doctoral degree in colonialism and subaltern visual culture from King's College, Cambridge. Prior to entering politics, Dr. Avijit was a noted print and broadcast journalist with leading Indian media houses including Hindustan Times, India Today, and NDTV. He has written widely on topics ranging from social history, democracy, political economy, and popular culture. Dr. Avijit's political engagement complemented his academic and journalistic life. He has been active in electoral management and organization in every single Lok Sabha election from 1989 onwards. The constituencies have been as diverse: Bijnor in UP, Karol Bagh in Delhi, and Sasaram in Bihar. We warmly welcome Dr. Anshul Avijit. I kindly request her to address the gathering. Thank you. इस भव्य मंच पर आसीन माननीय विश्वनाथ कराड़ जी, आदरणीय भाई राहुल कराड़ जी, आयरन लेडी रोम शर्मिला जी, मेरे पुराने साथी आशुतोष जी, सौरभ जी, अप्रमेय जी, हेमा सारदेसाई जी, अतिथिगण, महाध्यापक, छात्र, दोस्तों, साथियों, सबसे पहले तो मैं एक तरह से नमस्कार करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्री विश्वनाथ कराड़ जी को, जिनका एक तरह से एक संकल्प, एक सपना हकीकत में बदल गया। ये एक शानदार कोथरूड का कैंपस, MIT का कैंपस, इसकी इमारतें, ये हरियाली, इसके अनेक पाठ्यक्रम,
ये तालीम, ये खुशियाँ, दिल खुश हो गया यहाँ पर आकर ये सब देखकर, को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और राहुल कराड़ जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, मेरा इस्तकबाल किया, मेरा स्वागत किया, और इस सपने को साकार करने में उनकी सक्रिय भूमिका है, सक्रिय योगदान है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े सपने देखते रहें, मेरी अनंत शुभकामनाएं। और एक यहाँ पर जो भारतीय छात्र संसद की जो टीम है, थैंक यू वेरी मच, अ बिग शाउट आउट टू देम। मेहमान नवाजी और एक समारोह का आयोजन कैसे करना है तो कोई उनसे सीखे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज मेरे सामने मैं एक छात्र समूह देख रहा हूं, एक छात्र समुद्र। वैसे तो मैं पॉलिटिकल रैलीज, सियासी सभाओं में बहुत जाता हूं, लेकिन जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो जोश, ये जो विश्वास मैं आज देख रहा हूं, ये अद्भुत है। तो थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका यहां पर अभिनंदन। आप हमारे भविष्य हैं और यहां पर आकर मुझे ये देखकर ऐसे लगता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है। भविष्य की बात करते हैं तो वर्तमान की भी बात करना जरूरी है। मुझे लगता है कि 2 दिन से यहां पर मैं आ रहा हूं और हर सत्र में एक बुनियादी सवाल पूछा जा रहा है, और वो ये है कि हमारी जो जमहूरियत है उसके सामने चुनौतियां क्या क्या हैं, उसका सामना कैसे किया जाए। एक बात में तो बिल्कुल सहमति है कि इस मुल्क में हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी सबसे खूबसूरत अमानत हमारी जमहूरियत है, हमारा प्रजातंत्र है। और उसके साथ साथ हमारी संसदीय प्रणाली, वो संवैधानिक संस्थाएं, वो मजहबों का एहतराम, वो विभिन्नता, वो विचित्रता, वो अभिव्यक्ति की आजादी, जिसका एक पहलू है वो चौथा स्तंभ, जो आज का विषय है, आज की मीडिया, जो सच्चाई को, जो असलियत को, यथार्थ को दिखाने का दावा करती है, यही उसकी व्याख्या है, यही उसका वचन है। क्या वो कर पा रही है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये चौथा स्तंभ डगमगा रहा है, एक भूकंप आ गई है। और कभी कभी तो ये दिखता है कि ये स्तंभ है ही नहीं, ये तो एक तिनका का ढेर है, जो हवा आएगी तो बह जाएगा, बिखर जाएगा, उड़ जाएगा। जो दावे, जो वादे किए थे, ये कहा था कि जनतंत्र के पहरेदार हैं, हमारे जमीर के पहरेदार हैं, द गेट कीपर्स ऑफ आवर कॉन्शियंस। और अब लगता है कि उन्होंने ये जनतंत्र और अपना जमीर भी दाव पे लगा दिया है। जिनको कहते थे कि वो सरकार को आईना दिखाएंगे, ऐसा लगता है कि अब उनको आईना दिखाने की जरूरत है। ये वक्त आ गया है, ये वो आलम है जिन्होंने सच्चाई की कस्में खाई थी, ये प्रण लिया था कि हम बेईमानी का पर्दाफाश करेंगे, वो अब पर्दादारी का खेल खेल रहे हैं, झूठ की गुत्थी में उलझ गए हैं। एक खोखलापन है, फरेबी है, कच्चापन है, तीखी आवाजें हैं, ना के इरादे नेक नहीं। तो आज का विषय यह है, भारतीय मीडिया रूल्ड बाय नॉइज और रूल्ड बाय लॉ। और नॉइज किसको कहते हैं? नॉइज की क्या परिभाषा है? शोर। अभी मेरे साथी आशुतोष ने इसकी परिभाषा की थी, नॉइज के बारे में बोला था, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं। नॉइज, शोर को मुख्तलिफ तरीकों से देखा जा सकता है।
एक तरह का शोर वो होता है जो कानों को खरीदता है, खुरचता है, और जब आवाज और तीखी होती है तो चीर भी देता है। ऐसा एक नॉइज होता है, ऐसा शोर होता है। और शोर वैसा भी होता है, एक सकारात्मक शोर जिसका जिक्र पहले किया था, जो इनकलाब के जो नारे, जो मुखालिफत करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनका एक शोर, जो विरोध करते हैं, जो हल्ला बोल करते हैं, जो मोर्चाबंदी करते हैं, उनका शोर। आजादी की लड़ाई तो ऐसी लड़ी गई थी, बिल्कुल ठीक। तो एक सकारात्मक शोर भी होता है, और वैज्ञानिक तो ये कहते हैं कि एक व्हाइट नॉइज भी होता है। व्हाइट नॉइज जहां पर सारी फ्रीक्वेंसी एक समान होती हैं, इक्वल मेजर में होती हैं। मैंने तो कभी सुना नहीं, लेकिन कहते हैं तो उससे शांति मिलती है, बड़ा सुकून मिलता है, नींद आ जाती है। लेकिन ये वो शोर नहीं दोस्तों, ये वो शोर नहीं। ये वो है जो जहर फैला रहा है, जो नफरत फैला रहा है, जो बैर फैला रहा है, जो तरफदारी कर रहा है, जो पक्षपात कर रहा है। ये वो शोर है। मैं आपको एक निजी उदाहरण देता हूं। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, और तकरीबन दोपहर को 3-4 बजे मुझे फोन आता है ऑफिस से कि आज शाम को इस तरह की डिबेट है, आपको यहां पर जाना है, ये विषय है। मैं कहता हूं ठीक है, कौन सा विषय है? और जब भी मैं सुनता हूं कि विवादित एक विषय है, हिंदू मुस्लिम का, मंदिर मस्जिद का, शमशान कब्रिस्तान का, तो मेरा दिल घबरा जाता है। मैं कभी कहता हूं कि आज माफ करो, मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरा दिल घबरा रहा है। और जब मैं जाता भी हूं, क्योंकि ये मेरा दायित्व है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी मजबूरी भी है, जाना जरूरी है, अपना पक्ष रखना जरूरी है। और जब मैं जाता भी हूं तो डिबेट के बाद, उस संवाद के बाद, उस गुफ्तगू के बाद ऐसा लगता है कि वही आवाजें मेरे सिर में गूंज रही हैं, वो प्रतिध्वनि, वो घबराहट, दिल की धड़कन तेज हो गई है। ये है वो शोर, वो नफरत वाला शोर जो हमें टीवी पे सुनाई देता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो एंकर वहां पर बैठे हैं उनको यह कह दूं, या कि वो समझते हैं कि तारीख क्या होती है, इतिहास क्या होता है, पहचान है कि नहीं। ये विषय बड़ा संवेदनशील है, बड़ा संजीदा है ये मामला। ऐसे टालने से काम नहीं चलेगा, गहराइयों में जाना पड़ेगा। 2 मिनट का वक्त मिलता है, वो काफी नहीं। पता नहीं उनको समझ आता है कि नहीं। मुझे लगता है, और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, कि आज की मीडिया में एक तरफदारी है, एक बहुसंख्यकवाद है, ध्रुवीकरण है। मुझे नहीं लगता था कि जब हम लोग एंकरिंग करते थे, और आशुतोष और सौरभ भाई इस बात के साक्षी होंगे कि 10, 15, 20 साल पहले ऐसी बातें थी, तो शोर तो बहुत है दोस्तों, बहुत ज्यादा शोर है। उस दिन एक बहुत ही विवादित विषय था, मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कोई एंकर आई और कहने लगी कि नहीं, इस हल का परिणाम होना ही चाहिए, हमें अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहिए, इसका अंजाम होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कानून दांव पर लग जाए, कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो ये उस तरह की सोच है, और इसकी एक खास वजह है। मुझे ये लगता है कि संसद में, ये एक छात्र संसद है, संसद में और मीडिया में एक समानता होनी चाहिए। उनकी अगर तुलना करें तो संसद में बहुत मुख्तलिफ लोग होते हैं, बहुत संप्रदाय के लोग होते हैं, बहुत धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग क्षेत्र से आते हैं। हो सकता है आरक्षण की वो वजह हो, लेकिन मीडिया में एक ही सोच है, एक ही तरह की पृष्ठभूमि हमें दिखाई देती है। और ये बड़ी अफसोस की बात है। यहां पर मीडिया में मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, और जब मैं था वैसे ही हकीकत थी, कि दलितों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का उतनी तादाद नहीं है। और जब नहीं है तो उनकी आवाज कैसे पहचानी जाएगी? कौन उनकी बात सुनेगा? कौन उनका दुख दर्द समझेगा? उनकी फरियाद, उनकी रंजिशें, उनकी शिकायतें, उनकी दलील कौन समझेगा? मुझे भैया बताइए आप। जो गरीब हैं, जो शोषित हैं, जिन पे अत्याचार किया जाता है, जो
जो पटरी पे बैठ के सामान बेचते हैं, जो रेड़ी पे सब्जी बेचते हैं, जो जूता काटते हैं, जो दूसरों की गंदगी साफ करते हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? वो तो दबा दी जाती है। मीडिया तो वही जगह है, क्या सुनाई देती है? जो गरीब हैं, जो मोहताज हैं, जो महरूम हैं, जो समाज के पायदान में सबसे नीचे खड़े होते हैं, जो इंसानों के कतार में सबसे पीछे खड़े होते हैं, उनकी आवाज कौन सुनेगा? वो शोर हमें सुनना है, वो शोर की वो हमें एक चाहत है। मेरे सब कुछ खूबियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि हमारा मीडिया, जब मैं मीडिया में था और अब तक, एक तरह से उसका एक प्रजातांत्रिक रूप भी दिख रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं, पोर्टल्स हैं, मैं देखता भी हूं उनको। और जो मुख्य धारा से हटकर जो आवाजें हैं वहां पर वो व्यक्त की जा रही हैं, जाहिर की जा रही हैं, ये अच्छी बात है। वो कहते हैं ना, बर्टोल्ट ब्रेक्ट एक बड़े मशहूर प्ले राइट थे, उन्होंने कहा था कि क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाते हैं? क्या जुल्मतों के दौर में भी, अंधेरे के वक्त, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाते हैं? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाते हैं। तो ऐसा हो भी रहा है। जो किनारे की आवाजें हैं वो सुनाई दे सकती हैं ये पोर्टल्स, ये ऑनलाइन मीडियम के द्वारा। मैं आखिरी में ये कहूंगा, मेरे नाना जी बाबू जी जीवन राम ये मुझे कहा करते थे, एक बात उन्होंने कही थी कि कोई भी अगर दूसरा धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कहीं और के लोग हो, उनकी परंपरा हो, उनकी खासियत हो, तो उनकी 5 चीजें, अच्छी चीजें याद कर लीजिए। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, कुछ भी हो। हिंदुइज्म का क्या कहना, वो तो बहुत ही ज्यादा व्यापक है, उसमें द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्ट द्वैत है, द्वैताद्वैत है, बहुत सारी चीजें हैं। इसको याद कर लीजिए, दूसरों की रीति रिवाज, उनकी रिवायतें, उनकी परंपरा, उनकी संस्कृति, और अगर ऐसा कर लेंगे, अब इस्लाम के बारे में जान लेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, कुरान क्या है, हदीस क्या है, सुन्ना क्या है, तो लगता है कि एक जो हमारा एक सपना था समाज का, एक समरसता का, सामाजिक न्याय का, वो साकार हो जाएगा। आखिरी में बस ये कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आप सब लोग खुश रहें, आबाद रहें, सेहतमंद रहें, क्योंकि आप हमारा भविष्य हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, sir. Dr. Anshul Avijit ji, thank you very much for your thoughts and addressing the 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. Now it's time when I invite the internationally and nationally recognized singer and renowned social activist, Madam Hema Sardesai ji, to address the gathering. But before that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Madam Hema Sardesai. One name comes to mind when discussing the music industry, Srimati Hema Sardesai. This particular name has been successful not just in India, but also elsewhere. Her magical interpretations are among the 10 most popular tunes now in use. The song now riding on top ranges, from the most motivational Badal Pe Paun Hai to the most well-liked, grinned off Jangal Hai Aadhi Raat Hai. Srimati Hema Sardesai has sung over 100 songs in Bollywood. Some of the biggest blockbuster hits from the past 20 years include Avara Bhavre, Apun Bola, Main Kudi Anjani, San Sanasan, Ili Re Ili, Janam Samjha Karo, and Chali Chali Fir. With songs from films like Sapne, BV Number 1 and Janam Samjha Karo, she quickly rose to fame. Srimati Hema Sardesai has accomplished the Sangeet Visharad in Indian classical music with Pandit Sudhakar Karandikar as her first guru. Western pop music has grown to be her recent favorite. She is the industry's #1 award 2022 winner and the 2021 recipient of the widely recognized Champions of Change Award. We warmly welcome Srimati Hema Sardesai. Indeed, we warmly welcome ma'am, but I must make a mention
that just yesterday, not even 24 hours ago, all the way in New Delhi, Madam Hema Sardesai was honored by Honorable Minister of Art and Culture, Shri Mukhtar Abbas Naqvi ji, with the PhD Excellence Award 2022 for her excellent contribution to music and social activity. Lots of gratitude. Oh, voice, please. And thank you so much for having me here, MIT, WPU. Thank you so, so much. To, of course, Adarniya, Mananiya, Dr. Vishwanath Karad ji. और आप patiently बैठे हैं, sir. Thank you so much. And of course, so happy to be here. Thanks to the dynamic Rahul Karad ji, who's like, wow. Okay, and also I'm happy that Honorable Minister was here, Chandrakant Dada Patil. I'm so happy to have our Honorable Minister from Goa, Mr. Nilesh Kabral, Shri Nilesh Kabral, who's a great friend and a good human being. Yes, in politics we have good people also. He's one of the examples. And of course, Honorable Shri Rashid Alviji, thank you. And Mataji, I don't know, but I'm sure lots of regards and love from me. Okay, I'm here. I still need voice, please. So, of course, I will start with, I'm so worried about the timing, but I will start with what has been a request, a song that you all love and are inspired with. Socha kaha tha ye jo ho gaya, माना कहा था ये लो हो गया चुटकी कोई काटो ना है हम तो होश में कदमों को थामो ये है उड़ते जोश में बादल पे पाँव है या छूटा गाँव है अब तो भाई चल पड़ी MIT WPU students की नाव है Whoa. Okay, so I hear you shouting so beautifully, so sing along with me. Oh. आज breakfast किया था? Come on, guys, let me hear MIT and WPU scream it out. And now you can start the timing, please, for my speech. I'm sorry. So, okay, I won't speak too much on this. Why? With respect to all the great journalists who are here, and I loved your speeches. You were so terrific. And some of them, I'm a fan of yours, of course. And the students who came here, and the young leader who's here. And, of course, the social activist, salam to you, of course. So very few words from me, which are going to be very strong, of course. What changes all the pain that these people have put across to you regarding the media? ये शोर जो हो रहा है, गलत हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, सच नहीं सामने आ रहा है. What is the crux of it? The need, the greed for fame, power, and money. तो अगर हमारे schools में जहाँ बच्चे समझ जाते हैं पहली चीजें, if we remove the need, like a university like MIT, WPU, working on it, remove the need and the greed for extreme fame, power, money. It's like a disease sometimes. And then what happens with the media? You start buying the media to get you and keep you there. And the media doesn't have that much of money. गरीब होते हैं और बनाते हैं आपको. कौन बनाता है आपको? मीडिया बनाती है. आज हेमा सरदेसाई यहाँ खड़ी है. किसकी बदौलत? मीडिया की बदौलत है. And then it's so easy to write them off. They are hungry. Is anybody hearing? And if they're hungry, you're taking advantage of their hunger. And what are you doing with their hunger? You're paying them that money that makes them lie. Not everybody. In every industry, in every department, in every institution, there's the good and the bad. There are some like Hema Sardesai who said no to the casting couch. There are some who are taken care of by the divine, just like that, because they have faith, they have principles, they have values,
and they're content people. Teach this in our schools. हमारे सारे जो institutions है जो सिखाते हैं बच्चों को, वहां अगर सिखाया गया तो ये सब बदल सकता है. इसके बारे में टिप्पणी करते रहोगे, ये चालू ही रहेगा. कैसे इसे बदला जाए, तो हर स्कूल में, हर कॉलेज में, जैसे हमारी MIT WPU University, I can see them doing something. That's why I happily come when I'm invited here. I'm so proud of the work they're doing. So thank you everybody for having me here. Yes, I have stood media sometimes, I've stood against the media, and I have always been a supporter for those who stand by the truth. So I'm going to just sing a few lines, okay, of a song that was the grind, the hottest grind lately. It's my song from Chak De India. It's my song from BV number 1, and it goes, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, दुनिया को भूल जाऊं कुछ ऐसी बात करना. वेट, जंगल है आधी रात है लगने लगा है डर, दुनिया को सच के साथ जगाऊं. अरे मीडिया कुछ ऐसी बात कर. I love you so much. बहुत बहुत प्यार. Full of gratitude and lots of love and blessings from Hey Ma to all of you. Always with you, always standing with you, and always there for you. I love you. Thank you again. God bless you all. Thank you so much for having me here. Thank you very much, Madam Hema Sardesai ji. Inspirational, motivational, and melodious every moment. A big round of applause for her. Thank you very much. With this, we have come to the end of this session. But we are immediately starting with our next session, which is yet another important session, Uniform Civil Code, an idea whose time has come. But before that, let me bring your attention to the most important part of every session, voting on the resolution. I request my team to relay the resolution on screen. I request everyone of the dais to please take out your mobile phones, scan this QR code. I still cannot see. It's a request to everyone sitting in the front as well. Please take out your mobile phones, aim them at the screens, scan the QR code, and please vote on the resolution. I once again request, I cannot see mobile phones going high up in the sky for scanning the QR code. Everyone, please. मैं सामने बैठे सभी को भी विनती करता हूं कि अपना अपना मोबाइल फोन निकालें, QR कोड स्कैन करें और इस resolution पे voting करें. And the resolution is, we, the participants of the 12th Bharatiya Chhatra Sansad, resolve to constitute an independent media watchdog comprising socially active youth to expose the fake news and misinformation on Bharatiya as well as foreign media. It's a very, very important resolution. I request everyone to please take out their mobile phones and start voting. In next 20 seconds, we will announce the result. So please make it as quickly as possible. The next session, the guests for the next session are joining us. I would like to request all the dignitaries for the next session to please join hands for ringing the bell of democracy. Madam Ritu Kanduri Bhushan ji, Shri Nilesh Kabral ji, Shri Harjot Singh Bayans, Dr. Amit Singh Chauhan, Shri Rashid Alvi ji, Senior Advocate Mahalakshmi Bhavani ji, all are joining hands for ringing the bell of democracy. Let's check the score. The voting on resolution. I request my technical team to relay the results. Okay, the resolution passes with 97.10%. Thank you very much for your voting, and join hands for ringing the bell of democracy. Thank
Thank you very much, dignitaries. I request you to kindly join us on stage. कुछ बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी. All the dignitaries are making their way onto the stage for the 6th and very important session of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. Session 6, Uniform Civil Code, an idea whose time has come. Extremely important session. And as we begin with this session, I request the Dean of School of Public Policy, MIT World Peace University, Professor Shalini Sharma ji, to kindly propose the welcome address. A very warm welcome to all the dignitaries on the dais, off the dais, colleagues, all the students, the youth power, the future of glorious Bharat, to the session on Uniform Civil Code, an idea whose time has come. With heartfelt gratitude, I take the privilege to welcome the chairman of the session, Shrimati Ritu Kanduri Bhushan ji, Honorable Speaker, Uttarakhand Legislative Assembly, Shri Nilesh ji, Honorable Minister for Legislative Affairs, Environment and Climate Change, Law and Judiciary, Public Works, Government of Goa, Advocate Harjot Singh Bains ji, Honorable Cabinet Minister for Education, Mines and Geology, Water Resources and Jails, Government of Punjab, Shri Rashid Alvi ji, Senior Leader, Indian National Congress, former Member of Parliament, Lok Sabha, Senior Advocate Mahalakshmi Pavani ji, Supreme Court of India, President, Supreme Court Women's Lawyers Association, Dr. Amit Singh Chauhan ji, Honorable Member of Legislative Assembly, Uttar Pradesh, Ms. Navika Kumar ji, who will be joining us online, who is Group Editor, Times Network, and Editor-in-Chief, Times Nav Bharat. Sadhvi Dr. Vishweshwari Devi ji, Katha Vyas and motivational speaker. Professor Shobhit Mathur ji, Honorable Vice Chancellor, Rishihood University. Our own Executive President, Dr. Rahul Karadji. Student leaders, Bhakti from Pune University, Manish from SMC College, Gujarat, Raj, LPU, Punjab, Sanjana, Haridwar, Siddhi, MIT, WPU. Present session is a very important session on Uniform Civil Code. The Article 44 of the Directive Principles of the State Policy states that it is the duty of the state to secure a uniform civil code for the citizens throughout the country. One country, one rule. Is it possible in the secular system we are in? We have eminent speakers here today who will throw light upon the idea of the Uniform Civil Code and its relevance in today's society. I welcome you once again with all the gratitude. Thank you for coming. Thank you very much, madam. Thank you very much for proposing the welcome address for this important 6th session, Uniform Civil Code, an idea whose time has come. And now I would like to request Shri Rahul V. Karat to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request Sir to felicitate and welcome Honorable Speaker of Uttarakhand Legislative Assembly, Madam Ritu Kanduri Bhushan ji. मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी. A big round of applause, my friends, for Madam Ritu Kanduri Bhushan ji. Thank you, ma'am. Thank you very much. Next, I would like to request Sir to kindly felicitate and welcome Shri Nilesh Kabral ji, Honorable Minister for Legislative Affairs, Environment and Climate Change, Law and Judiciary, Public Works, Government of Goa. Thank you very much, Nilesh Kabral ji. I request Sir to kindly felicitate and welcome the Senior Leader of Indian National Congress, Shri Rashid Alvi ji, former Member of Parliament Lok Sabha and former Chairman of BPST.
A big round of applause for Sri Rashid Alvi ji. I request sir to kindly felicitate and welcome Senior Advocate Mahalakshmi Bhavani ji, Senior Advocate of Supreme Court of India, President of Supreme Court Women's Lawyers Association. Thank you very much, madam. It's indeed our honor. I also request sir to kindly felicitate and welcome Professor Shobhit Mathur ji. A big round of applause for Honorable Vice Chancellor of Rishihood University. Thank you very much, sir. Uniform Civil Code. Probably one of the most discussed topics of our country in recent times. In order to understand more about this important topic in this 6th session of 12th Bharatiya Chhatra Sansad, I would like to request my technical team to kindly relay a small curtain raiser video. This session is based on Uniform Civil Code, an idea whose time has come. Indian laws do follow a uniform code in most civil matters. Indian Contract Act, Civil Procedure Code, Sale of Goods Act, Transfer and Property Act, Partnership Act, Evidence Act, etc. States, however, have made hundreds of amendments, and therefore in certain matters there is diversity even under these secular civil laws. The demand for uniform civil code stems from various factors. In the modern era, a secular democratic republic should have common civil and personal laws for its citizens, irrespective of their religion, class, caste, gender, etc. It is commonly observed that personal laws of almost all religions are discriminatory towards women in matters such as succession and inheritance. A uniform civil code will bring both men and women to par. Finally, with the implementation of the Uniform Civil Code, all citizens will share the same set of personal laws. There will be no scope of politicization of issues, of the discrimination or concessions or special privileges enjoyed by any community based on the religious personal laws. So, here, we will throw some light upon the idea of Uniform Civil Code and its relevance in today's society. Uniform Civil Code, an idea whose time has come. I would like to invite the chairman of the session, Honorable Speaker of Uttarakhand Legislative Assembly, Srimati Ritu Khanduri Bhushan ji, to kindly present the opening address. But before we hear her, I would request my technical team to kindly relay a short film on the life and work of Srimati Ritu Khanduri Bhushan ji. Shri Ritu Khanduri Bhushan was born in Nainital district of Uttarakhand state. She came to Delhi from Bihar in the year 2000 and established a social organization named Jai Durga Social Welfare Sansthan in the name of her grandfather and grandmother, from the middle of which, from the year 2000 till today, almost daily in AIIMS and Safdarjung Hospital of Delhi, Bharatiya Janata Party nominated her as a member of the party's state executive in 2017 itself, and in view of your language, style and statement, you were also nominated as state spokesperson. In the Legislative Assembly, she was a member of the Parliamentary Committee on Information and Broadcasting, and for the upliftment of women, she always became the voice of women in the Legislative Assembly. The world-famous Fame India magazine selected 50 best MLAs of the country in July 2020, in which she was selected as the reformist MLA of Uttarakhand state. She was elected as the first woman speaker of the Uttarakhand Legislative Assembly in June 2022. At present, she is conducting the proceedings of the House
peacefully and smoothly during the Vidhan Sabha sessions with her understanding and legislative knowledge. We warmly welcome Srimati Ritu Khanduri Bhushan. A huge round of applause, my friends, for Srimati Ritu Khanduri Bhushan ji. Over to you, ma'am. Yeah, comfortable. Thank you so much. It's Ritu Khanduri, not Khanduri. This is Ritu Khanduri Bhushan. Thank you so much. 12वें भारतीय छात्र संसद MIT GPU के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान आई थिंक आदरणीय डॉक्टर विश्वनाथ जी कराड़ नहीं हैं, श्री नीलेश कबराल जी, श्री हरजोत सिंह बेंस जी, श्री राहुल वी कराड़ जी, डॉक्टर अमित सिंह चौहान जी, श्री राशिद अलवी जी, श्रीमती एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी जी, साध्वी डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी जी, प्रोफेसर शोभित माथुर जी और यहाँ पर आए हुए सभी महानुभाव बच्चे आए हैं और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई है। अभी मैं राहुल जी से बात कर रही थी और वो मुझे बता रहे थे कि ये जो बच्चे हैं ये सारे देश से आते हैं, तो बहुत ही बधाई के पात्र आप हैं कि इस तरह का कार्यक्रम आप करते हैं। हम जानते हैं कि जो छात्र संसद जो होती है उसका कोई ऑब्जेक्टिव होता है, and I know the objective is to strengthen the roots of democracy, inculcate healthy habits of discipline, tolerance of the views of others, and to enable the students to grow, learn and develop. Kudos to you, Adarniya Vishwanath ji Karad and Dr. Rahul Karad, to be organizing this for 12 years now. This is your 12th edition. I congratulate you. Uniform Civil Code, an idea whose time has come. I was listening to the minister earlier and he was saying that you need to be careful of what you say. I don't think so. I am going to say what I feel is right. India is a socialist, secular and a democratic republic. Diversity is the essence of India. Right from school days, we have been taught that India's strength is unity in our diversity. This is provided to us by our constitution and one criminal law that is uniformly applicable to all its citizens. Therefore, it is but logical to argue that a uniform civil code will strengthen the unity of our country while respecting the diversity of our country. Our ability to reach unity in diversity will be the beauty and test of the civilization, Mahatma Gandhi. नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे पर पहला मजहब संविधान हो. I will first like to go to the origins of the UCC. कॉलोनियल टाइम्स के समय से, ब्रिटिश राज के समय से 1835 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हुई थी. इसमें एक रिपोर्ट बनाई थी ब्रिटिशर्स ने जिसमें उन्होंने स्ट्रेस किया था कि लॉ की यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कोडिफिकेशन होनी चाहिए इंडियन लॉज की, क्राइम को लेकर, एविडेंस को लेकर, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, लेकिन पर्सनल लॉज को हमें नहीं छूना चाहिए. ये 1835 की बात बता रही हूँ. उसके बाद धीरे धीरे जब लेजिस्लेशन पर्सनल इश्यूज को लेकर बढ़ने लगे तो 1941 में डॉक्टर BN राव की एक कमेटी बनाई गई और उनसे पूछा गया और उनसे कहा गया कि वे रिपोर्ट करें कि हमें अपने लॉज को किस तरह से देखना चाहिए. उस कमेटी ने रिकमेंड किया a codified Hindu law which will give women equal rights. This came for discussion again in 1951, and in 1956 Hindu Succession Act was adopted to amend and codify law relating to interstate or unwilled succession among Hindus, Buddhists, Jains and Sikh. लेकिन अभी भी पर्सनल लॉज
क्रिश्चियंस के, मुस्लिम्स के और पारसीज के बारे में कुछ नहीं कहा गया। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बड़े प्रोग्रेसिव थे और वो चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, इनैक्ट हो और लगे। उन्होंने 2 दिसंबर 1948 को कहा, and please listen to what he has to say. What a leader, what a progressive thought. I personally do not understand why religion should be given this vast, expansive jurisdiction so as to cover the whole of life and to prevent the legislature from encroaching upon this field. What are we having this liberty for? We are having this liberty in order to reform our social system, which is full of inequality, discrimination, and other things which conflict with our fundamental rights. ये बाबा अंबेडकर ने कहा था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इस बात को दोहराया और कहा, समान नागरिक संहिता एक देश, एक विधान और एक निशान की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। आजादी के बाद ही इंसिस्टेड ऑन द यूसीसी और कहा कि एक देश में 2 विधान और 2 प्रधान नहीं चलेंगे। समान नागरिक संहिता का मुद्दा भारत के संविधान का सबसे ज्वलंत मुद्दा रहा है। जब भारत के संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उस वक्त भी संविधान के निर्माताओं के मन में ये बात अवश्य थी कि सभी धर्मों को एक पंक्ति पे लाकर खड़ा करना चाहिए और किसी भी धर्म के पर्सनल लॉ या कानून का नहीं, एक कानून होना चाहिए इस भारत में और सभी धर्मों को उसी कानून के माध्यम से संचालित होना चाहिए। उस कानून का नाम दिए जाने का जो प्रावधान उनके समक्ष था, उसका नाम था समान नागरिक संहिता। लेकिन संविधान निर्माताओं के मन में ये भी था कि अगर अभी समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं धार्मिक विभाजन की जो प्रक्रिया पहले से चल रही है, उस प्रक्रिया को ज़्यादा गति ना मिल जाए और कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया के कारण भारत का भौगोलिक ढांचा फिर से ना बदल जाए। इसलिए उस वक्त जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उन्होंने इस कानून को अनुच्छेद 44 में डाला। व्हाट इज अनुच्छेद 44? आर्टिकल 44 क्या है? इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो उसमें डाला गया और उस वक्त भी एक छोटा सा प्रयास हुआ, लेकिन हम उस वक्त सफल नहीं हुए। यूसीसी क्या है? यूसीसी कॉल्स फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ वन लॉ फॉर इंडिया which would be applicable to all religions, communities in matters such as marriage, divorce, inheritance, adoption. Honorable Supreme Court and Honorable High Courts have also at many times told the government to enact UCC. It should be brought into the country. But if we look at various cases, in 1951, नरसुअप्पा माली केस में एक डिसीजन आया जिसमें कहा गया कि आर्टिकल 13(1) जो है वो आर्टिकल कहता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो भी लॉ हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करती थी उनको हम वॉइड मानेंगे, उन्हें हम नहीं मानेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक और चीज उन्होंने कहा कि 13(1) आर्टिकल 13(1) में हम पर्सनल लॉज को नहीं रखेंगे, उनको उसमें नहीं रखा जाएगा। और ये पहला रोड़ा और जो आज तक आ रहा है यूसीसी नहीं बनने का कारण, दिस इज वन ऑफ द मेजर रोड ब्लॉक्स, अ डिसीजन विच वाज टेकन इन 1951। इन 1995 सरला मुद्गल केस, YV चंद्रचूड़ rightly remarked, a common civil code will help in strengthening the cause of national integration by removing conflicting interests. 2018 में जो हमारे नरसुअप्पा माली केस 1951 में कहा गया था, उसमें थोड़ा सा कुछ अवसर मिला कि हम पुनर्विचार करें। वो था Indian Young Lawyers versus Union of India, popularly known as सबरीमला केस। इसमें
हाईकोर्ट ने आदेश सुनवाई की और आदेश देते हुए कहा कि पर्सनल लॉज का संविधान की धारा 13(1) को जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बाहर रखा है वो आदेश युक्ति संगत नहीं है। इट इज नॉट हार्मोनियस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहा गया। लेकिन 70 साल बीत गए हैं, अभी भी हम यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश में नहीं ला पाए हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, 3 केसेस रखना चाहूंगी जो दिखाता है कि इस देश में क्यों हमको यूसीसी की जरूरत है। महिला हूं, महिलाओं की बात करना चाहूंगी। पहला केस है शाहबानो केस। 1978, at the age of 62, she was divorced. Her husband was a lawyer, a renowned lawyer. He refused to give her maintenance. He says, हम आपको सिर्फ 3 महीने की मेंटेनेंस देंगे, जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में कहा जाता है। उन्होंने कहा हम आपको केवल 3 महीने के देंगे। She went to court. The Supreme Court upheld the decision and said that Shah Bano needs to be given maintenance. But unfortunately, उस समय की जो राजनीति थी या उस समय के जो लोग थे, वो क्लेरिक्स के प्रेशर में आके उन्होंने उस जो रूल, जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसको ओवर रूल करते हुए मुस्लिम विमेन्स प्रोटेक्शन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986 पास किया और कहा कि मेंटेनेंस का पीरियड उतना ही रहेगा जितना मुस्लिम पर्सनल लॉ कहती है। दूसरा केस शायरा बानो का केस, जो कि ट्रिपल तलाक का है, आपने सब सुना है। तलाक बिद्दत भी कहते हैं उसको। आप किसी को भी तलाक 3 बार कह के तलाक दे सकते हैं। इसमें जब शायरा बानो जो 2002 में जिनकी शादी हुई, दहेज लिया गया, सब कुछ किया गया, महिला को पूरी जीवन भर उसकी जो शादी का समय था उसमें उसको प्रताड़ित किया गया, ऐसा वो कहती हैं। और उसके बाद उनको 3 शब्द कह के तलाक दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट गई, उनको भी मिला। उनको ये कहा गया 2017 में, I'm going to read it, the Supreme Court held in 2017 that talaq-e-biddat was manifestly arbitrary and unconstitutional. 2019, the Prime Minister of India, Narendra Modi, enacted Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act 2019, which made talaq-e-biddat a criminal and punishable act. Sarla Mudgal, 1995. I have waited for some time, so I'm going to take some time. Sarla Mudgal, 1995. Husband was a Hindu, converted to Muslim and then married a Muslim. She protested and went to court. This court also said the second marriage was invalid. All these examples show that women were oppressed, discriminated against, and treated as second-class citizens. So it is extremely important that we think of UCC. UCC क्या करना चाहता है? आज हिंदू विवाह कानून अलग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग है, पारसियों और ईसाइयों के लॉ अलग हैं। UCC का मतलब एक है कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए एक तरह के नियम हो, धर्म आधारित कानून ना हो, पर एक सार्वजनिक कानून हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 मैंने आपको जैसे अभी बताया क्या है, इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इट सेज भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। क्या उद्देश्य है उसका? कमजोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करना, जैसे कि समान नागरिक संहिता जो हमारा है उसका क्या मुख्य लक्ष्य है? B.R. अम्बेडकर क्या कहते हैं? वो कल्पना करते थे कि महिलाओं और जो धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनके खिलाफ खिलाफ जो भेदभाव है उसको दूर करना है। वर्तमान में भारत की संरचना जो हो रही है वो नए भारत की ओर जा रही है। नए भारत संकल्प से सिद्धि की ओर जा रही है। हमारा जो प्रयास है उसके तहत हम सभी चाहते हैं कि देशवासी जाति, धर्म, वर्ग और समुदाय आदि से ऊपर उठकर देश के सामने एक समान कानून लागू करें, जिसे हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। UCC calls for formulation of one law to be made applicable to all the religious communities in the matter of marriage,
divorce, inheritance, adoption, etc. In the 21st century, in this age of globalization and mass immigration, which country is not heterogeneous? The argument that India is a diverse country and therefore it needs different laws is specious. Marriage, adoption, inheritance, divorce, and maintenance need to be de-linked from religion. It is completely secular, temporal matter and has nothing to do with spirituality or theology. All modern democracies around the world have gender and religion neutral personal laws. Ending. You haven't let me talk about Goa and Uttarakhand. Of course, the Goa minister is here. He will tell you how excellent their civil code is. Uttarakhand is doing excellent job. We have a young chief minister who is now talking of uniform civil code in Uttarakhand, and I'm heartily pleased to see a young politician going in the right direction. Congratulations to our chief minister. The government and society will have to work hard to build trust, but more importantly, make common cause with social reformers rather than religious consequences. With 55% of population under the age of 25, India is emerging as an entirely different society. These individuals will be future of India, and molding them in an environment that is equal for everyone is essential for India. They are shaped by universal and global principles of equality, humanism, modernism, and their social attitudes and goals. The concept of surrender of identity based on religion must be taken seriously if they are fully to commit to national progress. I conclude with Victor Hugo's quote, "No force on earth can stop an idea whose time has come." Ladies and gentlemen, Uniform Civil Code is such an idea. Namaskar, Jai Hind. Thank you very much, madam, for your views on a very, very important and burning issue, the Uniform Civil Code. Now, my friends, I'm really happy to share with you that we have a personality among us digitally who's going to join us now, the group editor of Times Network and editor-in-chief of Times Now Bharat, Madam Navika Kumarji. But before I request her to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Madam Navika Kumar. Miss Navika Kumar is an Indian journalist, news anchor, and media personality. She is a group editor of politics at Times Network and hosts the primetime show, The News Hour, on Times Now News Channel. She is responsible for driving political reporting strategy for the network's brands like TimesNowNews.com, Mirror Now, and ET Now. Miss Navika Kumar started her career as a business writer for the Economic Times and later joined the Observer. In 1995, she started working with the Indian Express and worked in Chandigarh and Delhi. In 2005, Srimati Kumar joined the Times Now News Network as a journalist and has been with the network for the last 16 years. She is termed as one of the best political and investigative journalists in India, and her coverage of the Commonwealth Games scandal was widely appreciated by her audience. We warmly welcome Miss Navika Kumar. Please welcome with a big round of applause, Madam Navika Kumarji. Over to you, ma'am. Thank you very much for having me on this August panel. I'm sorry I wasn't able to be there physically, but it's a pleasure to meet with all the students. And since I'm a product of the Pune University, it gives me immense pleasure to connect with the students of MIT WPU. I would like to congratulate Mr. Rahul Karad for making an attempt to bring out issues, social issues. And I call these social issues because everything can get lost in politics. It's a social issue that we need to look at when we talk about the Uniform Civil Code. And I've had a very, very
enlightening time listening to the speaker of the Uttarakhand Assembly, Madam Ritu Khanduri, who was speaking before me. And I just want to compliment, it is good to see women in politics. It is good to see women in every walk of life come forward, talk emphatically, share the dais with men. I want to know socially, can all Muslim women, yes, some have come forward, but can all of them come forward? Can all of them take the same rights as you and I have? And that is the only reason I look at the Uniform Civil Code as an issue which is so important for our social development. And when you look at women, we are so used to a male dominated society. Just a short while ago, the chairperson was being introduced. The chairperson of this particular session was being introduced as chairman. It rankles. It rankles not because I'm finding fault. It rankles because we're used to men taking decisions. We're used to men heading, even a panel like this in the 21st century. We are in 2022. The world has moved forward and so has India. Today, the world recognizes India. But as Indian women, have we found our position? It's a question we must ask ourselves. And I'm talking about all women. I'm not talking about, women who've had modern education, who've been in cities. I'm talking about empowerment of women, rights of women in the most backward of areas. And it's not necessary when you have community rights which are separate from individual rights, that even middle class women, women from well educated families, have to face certain stigmas. And Uniform Civil Code is an issue where you need to discuss, why should there be different marriage laws for women of a certain community? Why should her divorce be different from my or somebody else's divorce? Why should her rights be different as a child from somebody else's right? Why should she be on tenterhooks till recently when the triple talaq law was brought in? Why did Muslim women have to be on tenterhooks कि कब किसने तलाक 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 बोला और उसकी शादी खत्म, वो और उसके बच्चे कहाँ जाएं? और कुछ शायद काम भी ना करती हो, कोई फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी ना हो. आफ्टर ऑल हमने शाहबानू का केस सभी सुना है और अभी बताया है हमें ऋतु खंडूरी भूषण जी ने कि पढ़े लिखे हस्बैंड ने मेंटेनेंस देने से मना कर दिया. तो आप कैसे पर्दे में रखेंगे ऐसी औरतों को? और पर्दा क्यों? हम हिजाब की बात करते हैं. मेरे लिए ये रिलीजियस इशू नहीं है. मैं एक माँ हूं. मेरी बच्ची अगर स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है और हिजाब पहन के जाती है, यूनिफॉर्म में नहीं जाती, तो आप देखिए कहां से उसके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन शुरू होती है. क्लास में वो सबसे अलग लगेगी. जैसे ही कोई टीचर पढ़ाने आएगा तो एक हमारा जो माइंड होता है, आंखें होती हैं, वो जब कुछ देखती है तो कुछ प्रोसेस करती हैं. हमारे ओपिनियंस अपने आप बनने लगते हैं. और कह दीजिए कि ये गलत है. क्या हम किसी को देखते हैं तो क्या हम कोई कंक्लूजन पे नहीं सडनली आ जाते? कहते नहीं है हम क्या कि हमने पहली बार में आपके बारे में ये अंदाजा लगाया. अब पहली बार में कोई उन बच्चों को देखेगा तो क्या अंदाजा लगाएगा? सबसे पहले उनकी रिलीजन और उनकी आइडेंटिटी एकदम उठकर सामने आती है. दूसरे बच्चे उनके साथ आपस में कैसे व्यवहार करेंगे? थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. अब जितना भी नकार लें इस बात को, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. हम अगर अपनी ही क्लास में किसी ब्लॉन्ड लड़की को देख, भूरे बाल गोल्डन बाल वाली लड़की, सब लोग मुड़कर उसको देखते नहीं है क्या? अब वो maybe she is a foreigner, but we look at her, everybody will look at her because she is not looking like some of us, looking like some who are often seen in our surroundings.
I'm talking about this differentiation that comes. It's minor, it's very, very elementary, but the differences then begin to grow. A woman, when she's married, when she has to be divorced, what are her rights? What will she do when her parents pass away? Will she have the same rights as her brothers? Why should sisters be discriminated? Now, the question, the minute you say this, it goes into the realm of either politics कि ये बीजेपी का एजेंडा है और वो मुसलमानों को दबाना चाहते हैं. तो एक ये आर्ग्यूमेंट सामने आती है और दूसरे कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं हम इस देश को और हम इसलिए एक कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं. I only want to argue this on one principle. Are we not one country? Are we not citizens of one country? Don't we all have a voter ID which is made by the similar organizations? Don't we all have the same voting rights as everybody has? क्या हिंदुओं को 2 वोट मिलते हैं, मुसलमानों को 1, या वाइस वर्सा कि मुसलमानों को 2 मिलते हैं, हिंदुओं को 1? कभी ऐसा सुना है कि सिखों को 2 मिलते हैं और मुसलमानों को 1? हमारे में कोई डिफरेंस नहीं है. हम साथ रहते हैं, हम बरसों साथ रहे हैं, तो हमारे बीच में ये हक, ये डिफरेंसेस लॉज के क्यों? आफ्टर ऑल हिंदुइज्म में बुरी बात नहीं थी कहीं. बहुत सारी चीजें थी जो बुरी थी. सती होता था, विडोज के साथ जो ट्रीटमेंट होता था, क्या वो आज होता है? नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि सोसाइटी आगे बढ़ी है. उन्होंने बैड प्रैक्टिसेस को एक अवेकनिंग से, एक लड़ाई से, एक स्ट्रगल से हटाने की कोशिश की है. मैं नहीं कह रही कि हिंदू सोसाइटी आज परफेक्ट हो चुकी है. आज भी कई चीजें हैं. देयर आर मेनी हाउसहोल्ड्स वेयर विमेन have to face opposition to going and working out. And when you're working in cutting edge jobs, sometimes you have to come late. I'm a journalist. I do a prime time show. I do it at 8 p.m. and 9 p.m. My work finishes at 10 o'clock. After 10 p.m., I have a small meeting with my, reporters, with my team to decide the next day's overall agenda, at least for the morning. By the time I come home, it's 11:30. Many people, many women, even today, would have a problem justifying this at home only because they are coming late. Why? Is this question asked to men? No, it's not asked. So I am saying this as a woman, that why should women not have the same rights as men, number one? And why should there be differentiation between one religion and another in terms of the rights that women have? That is it. That is what this is all about. And that is the gender equality that we need to strive for. After all, there is, sorry about this. After all, there is an issue that all of us in one country, we follow the same norms. Right. Sale of property. मैं किसी मुसलमान से अगर प्रॉपर्टी खरीदूंगी तो जो डॉक्यूमेंट्स मुझे साइन करने होते हैं वो मुसलमान को भी खरीदने पर करने पड़ेंगे. तो वो सिविल लॉज तो हम मान रहे हैं. हम सेम स्कूलों में जा रहे हैं, सेम फॉर्म्स भर रहे हैं, लेकिन मैरिज के एक्ट्स, पर्सनल एक्ट्स, पर्सनल लॉज हम सेम नहीं करेंगे. क्यों भाई? क्योंकि लड़कियों को हक मिलते हैं उसमें, औरतों को हक मिलते हैं उसमें. आपको उससे प्रॉब्लम है? मैं इसको कभी भी किसी पॉलिटिकल लेंस या किसी रिलीजियस लेंस से नहीं देखती. मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि औरतों को आगे बढ़ने की जरूरत है और उनका हक है, और उन्हें रोकने के लिए इस तरह के लॉज नहीं होने चाहिए जो हैं. और अगर इस देश की आजादी के 75 साल बाद भी हम यूनिफॉर्म लॉज नहीं ला सकते तो हमने क्या तरक्की कर ली? अगर आज भी कोई मुस्लिम लड़की जो है अपने हस्बैंड से राइट्स नहीं क्लेम कर सकती, या कोई बच्ची अपने पिता से राइट्स नहीं क्लेम कर सकती, तो ये आजादी किस काम की? सो आई थिंक
not just that this is a law or this is an idea whose time has come. It's high time we put this on our priority list, because women know how to break their chains and shackles now. They will not stay in these kind of chains anymore. It's better that these laws are changed while they are changed with some dignity of every religious body which runs these laws. The Muslim Personal Law Board, dignity से करा लें तो ये better है, नहीं तो औरतें तो आगे आएंगी, आप उन्हें रोक नहीं पाएंगे। इज्जत से उन्हें उनकी हक दे दें तो बेहतर रहेगा, आपके लिए भी इज्जत बनी रहेगी। नहीं होगा तो लड़ाई होगी, लेकिन आज की दुनिया में आप औरतों को पीछे नहीं जा पाएंगे। It's high time we have a uniform civil code in this country, and I'm so glad students of journalism are discussing these issues. Yes. Because everything will get lost in the political din. This is not about politics. This is only about gender equality. It is about giving rights to women and allowing women to come forward, or they'll make their own way as they have in other communities. Thank you. Thank you. Mike, please. My mic, please. Yeah, I request Navika ji, have you left? Yeah, this is Rab. Just put the camera on me. Students, please give a big round of applause to Navika Kumar ji. All the student leaders, a lot of emotions. I don't know through this online medium whether those emotions are reaching you, but your very life journey and your struggle, and students have carried a wonderful message from your understanding about the issue of Uniform Civil Code. Thank you so much. Someday do visit Pune University, your alma mater, and MIT World Peace University. I am very glad to see you today morning. All Rashid Alvi Saab, Honorable Speaker of Uttarakhand, Madam Ritu ji, the Honorable Minister from Goa, and other respected members are here. We are very, very happy to hear your views. Thank you so much. Namaskar. Thank you very much, and my felicitations and greetings to all the honorable members on the dais. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Madam Navika Kumarji. Thank you very much for taking time out this morning. And now it's time when I take this session forward with Honorable Minister for Legislative Affairs, Environment and Climate Change, Law and Judiciary, Public Works, Government of Goa, the Honorable Shri Nilesh Kabralji. But before I invite him to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film. Shri Nilesh Kabral held a cabinet portfolio in the government of Goa, headed by Chief Minister Shri Manohar Parrikar. Shri Kabral is a member of the Bharatiya Janata Party and represents the Kurchuram constituency in the Goa Legislative Assembly. Shri Kabral holds the portfolios of power, non-conventional energy, law and judiciary, as well as legislative affairs. Shri Nilesh Kabral is also the chairman of the Goa Chess Association since June 2017. He was appointed the chairman of the Goa Tourism Development Corporation in April 2017 and held the post till 7th November 2018. In 2022, Shri Kabral won the assembly election on BJP ticket from Kurchuram constituency. Shri Nilesh Kabral was the chairman of Goa State Biodiversity Board, Goa State Wetland Authority, and member of Goa State Wildlife Board. Shri Nilesh Kabral has been involved in a lot of philanthropic activities for all sections of the society. He was the director of Goa Waste General Corporation. He has also been actively involved in promotion of fresh talent in the fields of sports, cultural and social activities. We warmly welcome Shri Nilesh Kabral. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Honorable Minister Shri Nilesh Kabralji. A very good afternoon to all my young friends who are here. A
very good afternoon. I'm saying to you a very good afternoon. That's great. I hope I made you alive. Well, to take this forward, I have been given 10 minutes, so I will not waste time. Dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, and my student friends. Well, I come from a state which has joined our beautiful country much before or much after 1947. In 1961 is where the small state of Goa had joined our big country. And I think Uniform Civil Code is still a part of this beautiful state. And when I say Uniform Civil Code, I think it's been fortunate that discussions are happening on this particular matter, entire country, but we are already following the same. It's something which I think I cannot finish in 10 minutes, but I would like to speak on this subject much more. But because of paucity of time, I don't normally, I go ex-tempo, but because of paucity of time, I will read because I should not miss some of the important facts of the Uniform Civil Code. What are the important facts of the Uniform Civil Code which has been there in Goa for last almost 100 years, you can say? Well, first of all, what we have to say is the Uniform Civil Code has been inherited by us from the erstwhile Portuguese rule in the state of Goa. And it is not only for any community, it is for the entire cross-section of the society, whether it is a Muslim, Hindu, Christian, Sikh, or any person staying in the state of Goa has to follow the Uniform Civil Code. And if people of Goa can follow the Uniform Civil Code for the last 100 years, why can't the entire nation follow the same? That is the question I'm putting to all of you today. And I think the subject what we are discussing here should not be a discussion subject at all. And the law should come into force from today itself. But unfortunately, the discussions take place and get wavered. Now, what is Uniform Civil Code in the state of Goa, what we follow? We have, as I said, there is nothing to do with religion, nothing to do with the race, nothing to do with the sex, nothing to do with the caste, or nothing to do with the creed. It is something which was being followed for so many years, and what the constitution also of the country in Article 44 says so. But somehow it has not been come into effect. What are the advantages of the Uniform Civil Code? Well, if I say so, if I may be permitted to say so, it promotes real secularism. All Indians will be treated the same. It will promote more rights to women by improving the conditions of women in India and treating them fairly and giving them the equal rights, which is being followed in the state of Goa. Uniform Civil Code is a sign of a progressive nation. We are 75 years old nation, and we have to be a progressive nation. It is a sign that a nation has moved away from caste, religion, politics, and will help the society to move forward and take India to its goal of becoming a developed nation. It will help and accelerate the national integration. Overlapping provisions of law could be avoided. Litigation due to personal laws will decrease. Sense of oneness and national spirit will be resolved. The country would emerge with a new force and power to face any odds, finally defeating the forces which divide our country. Our Uniform Civil Code is an absolute necessity for all of us today. We are following this in our beautiful state of Goa. And I would like to say that if we fare with the fair laws, not that the Indian laws are not there, I will just read this. Article 44 of the Indian Constitution expresses the desire to have a uniform civil code for all the citizens of the country. An existing positive aspect of this direction is that already there are uniformly encoded in different laws in Indian in isolation areas, like the Property, Penal Code, Civil and Criminal Codes, Indian Evidence Act, and many such partnership and many such acts, which are operating smoothly for the last many centuries. Hence, the desire to have a uniform civil code in India, though appearing a daunting task, should not be one. I think we all in this country deserve to be part of this uniform civil code. And when I say, I think we have to ponder
My speakers before me spoke of all other religions. It was the Muslim religion or Hindu religion or Sikh religion or Christianity. But I think all religions exist in our beautiful state of Goa, and every person follows this uniform civil code. And if people in Goa can follow uniform civil code, why should not the rest of India? Well, to taking this forward, I would like to say that we are part of this beautiful nation. We have leaders here. Now we have leaders, whether they are political leaders, social leaders, or leaders to be the future of this country. I have speakers behind who are also leaders in their own forms. We have young leaders who are going to express their form of uniform civil code. But I think Honorable Prime Minister is taking right step for this beautiful country. And today, on his birth anniversary, I think we as all here, I think there's going to be a resolution with all effects should be passed to strengthen him to take this uniform civil code desire to the entire country. But I would like to say that to make this uniform civil code a proper system, we have to bring a lot of other things in the country. We have to, because in our country, in our state, from 1914, we maintain our births, our deaths, our marriages. And no court of law decides what has to be given when there is a divorce. It is all in part of the system. All the rights, all the properties are shared by the Uniform Civil Code. When somebody is married, even the ancestral rights of the girl is shared with the girl when she goes to a different family. If she is divorced, she gets equal rights. The court does not have to decide. I think these few examples we have to see and do this as part of our system. Extrajudicial authority, that is what we have constituted a special notary in our state, where they have the powers, not the judiciary. And that is why what I have to come to say today as part of our beautiful state. I know your young friends, some of you must have been to my state, some of you wanting to my state. But Uniform Civil Code, whoever comes and settles in my state has to follow. And today, there is almost 35% of the population which is outside the state and who are following the Uniform Civil Code. And if these people can follow the Uniform Civil Code in our state, then what? Then entire country has to do so. And with these few words, not taking much of the time, we are time pauses. So I will always say that the right directions, as my co-MLA, who is the Speaker of the Assembly, has said her Chief Minister is taking the right direction. I think the young generation here today, who's in front of me, has to be very proactive. And as I can see, that 50% of the audience before me are girls or women, I could say. And that is why the Uniform Civil Code has to be taken in the right direction. And with the leadership of Honorable Prime Minister, I am very much sure that we will see the Uniform Civil Code in entire part of the country. With these few words, I once again thank Rahul ji for inviting me here. And I hope, because as a politician, we don't limit ourselves to speaking. But here I have limited myself to speaking. But anybody who wants to know more about Uniform Civil Code, they are welcome to my state where I can share the beautiful parts of the Uniform Civil Code. Thank you. God bless you all. Thank you. Thank you very much, Honorable Shri Nilesh Kabra ji. Thank you very much for your address and your views. And now, my friends, the time has come in this session where we honor the Adarsh Yuva Vidhayak from the stage of 12th Bharatiya Chhatra Sansad. This particular award is given to the best outstanding performance in development work and promotion of parliamentary democracy at the hands of Honorable Chairman and dignitaries on the dais. It is really important for us to understand the importance of such puraskars, such samman, to motivate young people to come in active politics and perform beyond expectations. And in this session, we would be felicitating Honorable Member of Legislative Assembly of Uttar Pradesh, BJP, Bikapur, Ayodhya, Dr. Amit Singh Chauhan ji.
Please put your hands and welcome with a big round of applause Dr. Amit Singh Chauhan ji, आदर्श युवा विधायक सम्मानित. कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी, भारतीय छात्र संसद. Being felicitated at the hands of Honorable Chairman of the session and all the other dignitaries on the dais. A big round of applause once again for Dr. Amit Singh Chauhan ji. मैं उनसे विनती करूंगा कि कुछ शब्दों में वे सबका मार्गदर्शन करें. मैं डॉक्टर अमित सिंह चौहान, विधायक बीकापुर से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन धरती से छत्रपति शिवाजी महाराज की वीर भूमि को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं. आदरणीय श्री विश्वनाथ कराज जी के सपनों को साकार करते हुए आदरणीय श्री राहुल कराज जी के इस 12वें छात्र संसद में मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, सामने बैठे हमारे यूथ, आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं. सर्वप्रथम विश्व के लोकप्रिय नेता जिन्होंने टैलेंट से टेक्नोलॉजी को जोड़ने का काम किया, भारत को विश्व पटल पर स्थापित करने का काम किया, ऐसे हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं. मैं प्रोफेशन से एमबीबीएस डॉक्टर हूं. मैंने लखनऊ में नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में मेडिकल ऑफिसर पद पे कार्य किया. आज आपके बीच में उपस्थित हूं विधायक के रूप में. तो मैं आपसे सिर्फ 2 बातें कहूंगा कि आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए, राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अटल जी कहते थे कि हम रहे ना रहे, ये देश रहना चाहिए, देश की एकता रहनी चाहिए, देश की अखंडता रहनी चाहिए. 1893 में जब शिकागो में धर्म संसद हो रहा था तो विभिन्न देशों से आए लोगों ने अपने अपने धर्म के बारे में बताया. जब स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि आप भी धर्म पे प्रकाश डालिए, तो उन्होंने जानते हैं क्या बोला? एक मार्मिक शब्द बोला. उन्होंने कहा सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है. तो मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि आप लोग यहां से निकलकर इस MIT इंस्टीट्यूट की और देश की सेवा कर सकें. मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग का जीवन का सफर आसान नहीं होता. हम जो चाहते हैं हमेशा वो हमें नहीं मिलता, लेकिन हमें सफर आसान बनाना पड़ता है. कुछ खोकर, कुछ पाकर, कुछ बर्दाश्त कर कर, कुछ सहन कर, लेकिन हमको अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना चाहिए. और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी हमारे यूथ की है देश को आगे बढ़ाने में. मैं पुनः अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यूथ के साथ साथ हर समाज को आगे बढ़ाने का काम किया. अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां आने का अवसर दिया. और सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं आदरणीय विश्वनाथ कराज जी को, आदरणीय राहुल कराज जी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं. और सामने बैठे यूथ के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. Thank you very much. I request all the dignitaries to please stay there as we move ahead with the yet another important award of this platform, Yuva Adhyatmik Guru Samman. It is an award given for the outstanding contribution in spiritual renaissance of India and promotion of the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. And it is our good fortune that today we have with us Kathavyas and motivational speaker Sadhvi Dr. Vishweshwari Devi ji. I request all the dignitaries on the dais, the Honorable Chairman, to confer upon the Yuva Adhyatmik Guru Samman on Sadhvi Dr. Vishweshwari Devi ji. Let's give her a big round of applause, my friends, for her contribution to the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. कुछ बात करें.
जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की जय भवानी। शिवाजी महाराज की ये पावन धरा और आज बड़ा ही सुंदर यहाँ सम्मानीय श्री विश्वनाथ कराट जी और सम्मानीय श्री राहुल कराट जी के द्वारा बड़ा ही सुंदर ये 12वां भारतीय छात्र संसद का आयोजन किया गया है। और यहाँ मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री खंडूरी जी हमारे मध्य में हैं और आप उत्तराखंड के विधानसभा का इस समय नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि आपके लिए विशेष रूप से। और सभी सम्मानीय हमारे मंत्रीगण, सभी पदाधिकारीगण, आप सभी लोग जो यहाँ छात्र रूप में विराजमान हैं और आज यहाँ आए हैं, आप सभी लोगों के लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे। आज का जो समय है ये विज्ञान और अध्यात्म का बड़ा ही मिला जुला यहाँ सम्मेलन का समय है। देखिए, ये देश सदैव अध्यात्म की भूमि रही है और इस भूमि से ही विश्व में अध्यात्म का प्रचार प्रसार हुआ है। भारत सदा से धर्म गुरु रहा है और सदैव धर्म गुरु रहेगा। इस भूमिका में अध्यात्म की सबसे बड़ी भूमि जो है वो भारत देश है। और दूसरी बात, विज्ञान का जहाँ तक पक्ष है तो अध्यात्म और विज्ञान एक ही रास्ते के पथिक हैं। जब हम अध्यात्म के चिंतन को लेकर के चलते हैं तो अध्यात्म हमें सिखाता है कि सत्य क्या है इसकी खोज करो, और विज्ञान उस खोज को करने में लगता है। इसलिए अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही आज हमारे जीवन में अनिवार्य हैं। आपको बस इतना कहना चाहते हैं कि आज आप सभी लोग एक अच्छे लीडरशिप के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हमारे यहाँ सबसे बड़े अगर लीडर रहे हैं तो भगवान श्री राम रहे हैं, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके इस देश को अखंड भूमि के रूप में बनाया। और दूसरे यदि हमारे कोई लीडर रहे हैं तो भगवान श्री कृष्ण रहे हैं, जिन्होंने अर्जुन ने हाथ से गांडीव रख दिया तो भी जिन्होंने धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को खड़ा किया। सैन्योर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को खड़ा किया। तो हम आप सभी लोग, चूंकि समय कम है और इसीलिए केवल इतना ही, हम लोग धर्म युद्ध में उतरे हैं। लोकतंत्र की रक्षा करना है, लोकतंत्र को मजबूती देना है, तो हमें सबसे पहले अपने चरित्र को संभालना होगा और उसके बाद में इस देश में हम मजबूत लोकतंत्र की स्थापना कर पाएंगे। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सम्मानीय श्री राहुल जी हमारे मध्य में हैं, आपने इतना बड़ा यहाँ सम्मेलन रखा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत बहुत भगवान के चरणों में प्रार्थना है, आप ऐसे ही युवाओं को मार्गदर्शन करते रहें। जय श्री। Thank you very much, all the dignitaries and all the awardees. I request, yes, definitely a beautiful photographic moment in the presence of all dignitaries on the dais. Once again, a big round of applause, my friends, for both the awardees in this important session. Thank you very much. I request everyone to kindly accept the chair. As I now request the student speakers of this session to come forward and address the gathering one after the other. But before that, let me invite on stage one special personality, our own student, our own alumna of MIT School of Government, and who is now a renowned farmer leader. Let me share with you his achievement as and a commitment. Please pay attention, my friends. May I have all ears. He has completed 2,000 kilometers Padayatra all the way from Telangana to Delhi on farmer suicide issues in year 2007, and the result of which was 70,000 crore loan waiver by then central government. Presently, he is leading an organization, GCOT, Gramoday Chamber of Commerce and Technology, and recently conducted 7,000 Kumbh Sandesh Yatra to project India as global parliament for the post-COVID world. Please put your hands together and welcome on stage Dilli Vasant.
बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम करेंगे, तब जाकर कुछ बात बनेगी, जनहित की शुरुआत बनेगी। भारतीय छात्र संसद, भारतीय छात्र। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। आदरणीय राहुल कराट जी और मंच पे उपस्थित हुए मुझे बुद्धिजीव, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द नेशन, एंड myself, I am not standing alone here. I request all my fellow friends and students who are born out of this SOG experiment for all these 15 years. I request all my fellow friends, I cannot participate students, please, 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 just for a cause, please. All MIT SOG, School of Government, please, just for a minute. Dear friends, अभी इंट्रोडक्शन में आप सुने हैं जो मेरा किसान खुदकुशी के ऊपर, फार्मर सुसाइड्स के ऊपर जो तेलंगाना से दिल्ली तक जो 2007 में मैंने जो पदयात्रा किया था, वो मेरा यात्रा नहीं था, लेकिन वो राहुल जी कराड़ का और एसओजी फैकल्टी का, एसओजी कम्युनिटी का, एसओजी फैमिली का एक नेशनल एक्सपेरिमेंट था। मैं एक गांव से आया हूं, एक किसान बंदा हूं, प्रोफेशनल इंजीनियर हूं, लेकिन जो राजनीतिक तालीम, पॉलिटिकल गाइडेंस, पॉलिटिकल ट्रेनिंग्स जो एसओजी यहां दिया है, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट, उसका इफेक्ट 2009 में यूपीए गवर्नमेंट में दिया था। वो 17,000 नहीं था, 70,000 करोड़ का। तो वो पूरा क्रेडिबिलिटी मैं राहुल जी कराड़ को देना चाह रहा हूं। एक बार पूरा एसओजी के फैमिली की तरफ बिग ग्राउंड ऑफ अप्लॉज टू द राहुल कराड़ सर। तो ऑलरेडी बिल हो गया। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, ऑलरेडी मैंने जो विधायक का कॉन्टेस्ट भी किया था 2009 में, अभी भी मैं लड़ना चाह रहा हूं। इस बार मैं एसओजी का पहला एमएलए मैं आप प्रॉमिस कर रहा हूं, बन के ही आऊंगा डेफिनेटली। मैं 2 साल से मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी जहीराबाद जो तेलंगाना में है, मैं अभी पदयात्रा भी ऑलरेडी 200 किलोमीटर का पदयात्रा करके ही आया हूं। और एक रिक्वेस्ट मैं ये करना चाह रहा हूं, जो 75 साल का जो आज़ादी का अमृत उत्सव चल रहा है, जो पोस्ट कोविड वर्ल्ड को, इंडिया को ग्लोबल लीडर यानी अपने देश में बॉम्बे जो स्टॉक एक्सचेंज ऑफ द कंट्री जो बॉम्बे को मानते हैं, जो नॉलेज एक्सचेंज सिस्टम है, वो कुंभ मेला है, ये पूरा अपने करिकुलम में लाना चाहिए। और मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आज का पॉलिटिकल जो एक्सपेरिमेंट कास्टली बन गया है, उसका नतीजा तो स्टार्टअप कंपनी एसओजी कोर्स में, एसओजी फ्रेडरेंट में करना चाहिए। मैं वही डिस्कस कर रहा था डॉक्टर गिरीशन साहब से। इतना ही मैं कहना चाह रहा हूँ। मैं और एक बार डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ साहब को, राहुल जी को और फैकल्टी, एसओजी कम्युनिटी सबको मैं मेरा इंडिविजुअली और मेरा जहीराबाद और तेलंगाना का आभार प्रकट करते हुए और एक बार बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। Thank you. धन्यवाद। Thank you very much. I request Rahul Karat sir to kindly felicitate and congratulate Delhi Vasant. And I also request now our student leaders to address the gathering. First, I would like to request Bhakti Arvind Deshmukh to address the gathering. Before Bhakti addresses the gathering, it is our good fortune that we now have the presence of Honorable Cabinet Minister for Education, Mines and Geology, Water Resources and Jails, Government of Punjab. It is our good fortune. I request Shri Rahul Karat sir to kindly felicitate and welcome Honorable Minister Sir, Shri Harjot Singh Bansji. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Honorable Cabinet Minister from the state of Punjab,
Shri Harjot Singh Banj ji. आओ अब कुछ बात करेंगे. Thank you very much, sir. I request Bhakti Arvind Deshmukh to address the gathering. My sincere regards to all the respected dignitaries. I'm Bhakti Deshmukh from Santabhumi, Maharashtra, and I am here at the 12th Bharatiya Chhatra Sansad to represent the young energy of that Bharat, which is known in the world for its unity in diversity. Ladies and gentlemen, 28 states, 8 union territories, 22 major languages, hundreds of dialects, 9 religions, 705 tribes, 3,000 castes, yet we stand together as one united nation. However, when it comes to the matter of personal laws, the very same country gets divided in religions and sects. Our vision of a united nation cannot be fully manifested unless and until we overcome this division. Uniform Civil Code is one such secular law that applies equally to all the citizens regardless of their gender, sect or religion. Such law has been implemented in most of the modern countries in the world, but in Bharat, the personal laws of citizens are governed by their religious scriptures. Dr. Baba Saheb Ambedkar had said, in such a situation, religion would interfere in every aspect of human life and prevent legislature from regulating it. Such is not the nation that we dream of. We dream of the nation where people are treated equally, irrespective of the difference in their faiths. Uniform Civil Code, when enacted, will provide protection to the vulnerable sections of society, including religious minorities, women, and even the LGBTQ community, while also promoting nationalistic fervor through unity. In the country that believes in the ideal of Yatra Naryastu Pujjante Ramante Tatra Devataha, if there are laws that are unfair to women belonging to any community, then it is not possible for that country to progress in the true sense. On one hand, we say that we are secular and the constitution is our only paramount. But on the other hand, we disregard the state's endeavor to secure for its citizens a uniform civil code under Article 44 in the name of practicing religious freedom, which, as a matter of fact, results in nothing but discrimination and inequality. Uniform Civil Code is thus an idea whose time has come, because in a country as diverse as India, of people belonging to all various spectrums, if we want to achieve the dream of a just and united nation, it will be only possible if they are interweaved by a single thread of a common law. UCC is the idea that will potentially inculcate in the mind of every citizen of this country the thought that I am a Bharatiya first and foremost. Let us all, the energetic youth of this country, come together and strive to make our nation an epitome of equality and unity. I would like to conclude by saying, हो गए हैं स्वप्न सब साकार कैसे मान ले हम, टल गया सरसे व्यथा का भार कैसे मान ले हम, आज अभी भेदों में है विभाजित माँ भारती, देख विषमता का कहर रो रही माँ भारती. तो एक राष्ट्र एक संहिता नारे का ऐलान करे और सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करे, सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान करे. Thank you. Vande Mataram. Thank you very much, Bhakti, and heartiest congratulations. I now request Sir to kindly felicitate and congratulate her. It is now time I invite the second student leader, Manish Panchasara, to address the gathering. नियम संहिता एक समान हो, समता का सबको गुमान हो, हर मजहब का मान रहे, पर पहला मजहब संविधान है, पहला मजहब संविधान है. परिचय में मैं एक भारतीय हूँ और भारतीय होना ही मेरे लिए पर्याप्त है. समान नागरिक संहिता संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में से एक है और एक बार नहीं अनेक बार देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये साफ कहा है कि इस देश को समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है. और मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि देश का एक राज्य की जहां सबसे पहले समान नागरिक संहिता थी वो कौन है? जी हां, गोवा की जहां पूर्ण रूप से ख्रिस्ती की बहुमत थी, फिर भी वहां समान लागू संहिता लागू होने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान देखने को नहीं मिला है, बल्कि इसके फायदे देखने को मिले हैं.
मैं कहना यह चाह रहा हूं कि समान नागरिक संहिता से समाज को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। जात पात से ऊपर उठकर आओ नई शुरुआत करें, बेहतर माहौल बनाने की खातिर मिलकर समाज का सुधार करें, मिलकर समाज का सुधार करें। हिंदुस्तान को अगर आने वाले खतरों से बचना है तो समान नागरिक संहिता की मांग करना इस राष्ट्रवादी का कर्तव्य बनता है। समान नागरिक संहिता से समाज में कई प्रकार के सुधार आएंगे, जैसे कानूनों का सरलीकरण होगा, समाज के संवेदनशील वर्ग को संरक्षण मिलेगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बल मिलेगा, देश की महिलाओं का मान बढ़ेगा, सब कुछ मिलाकर विश्व में भारत देश का नाम बनेगा, सब कुछ मिलाकर विश्व में भारत देश का नाम बनेगा। विभिन्न कानूनों का सरलीकरण तो होगा ही, साथ में विभिन्न वर्गों के बीच एकता एवं राष्ट्रवादी भावना भी जन्म लेगी। समान नागरिक संहिता से समाज को फायदा ही फायदा है। फिर भी समाज में कई ऐसे लोग भी हैं जो धर्म के नाम पर इसका विरोध करना चाहते हैं, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कृपा करके समाज के लिए लड़ो। लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, और लिख नहीं सकते तो उनका मनोबल बढ़ाओ, और इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल मत गिराओ, उनका मनोबल मत गिराओ। अनेकता में एकता पहले से भारत का नारा रहा है, और समान नागरिक संहिता भी हमें एक ही करना चाहती है, जिससे भारत में एकता का स्तर और ऊपर आएगा। कभी मंदिर तो कभी मस्जिद के नाम पर लड़ते हैं, आजादी के 75 साल बाद भी धर्म जाति भेदभाव की बातें करते हैं। क्यों हम उस एकता एवं अखंडता की डोर को भूल जाते हैं? बहुत हुई धर्म जाति मजहब के नाम पर लड़ाई, आज वो घड़ी है आई कि जब सब बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, हम सब है भाई भाई, और उठ खड़े हो और कहे लागू करो समान नागरिक संहिता। बहुत हुई देश की धूल चटाई, तब जाकर एक नया उत्साह नई उमंग होगी, तब जाकर एक नई सुबह होगी, तब जाकर एक नई सुबह होगी। जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you. Heartiest congratulations, Manish. I requested Rahul Karat sir to congratulate and felicitate Manish, all the way from Gujarat. I now like to request Raj Roshan Rai from Punjab to address the gathering. Warm wishes to every August being present within the divine corridors of this venerable hall. Hailing from the state of Punjab, I am Raj Roshan Rai. Wearing this coat gifted by a Sikh brother, and the tie by a Christian brother, and a very favorite shirt by a Muslim sister, I come from India. And Bharat Mata has blessed me with this beautiful life. But the irony is that Bharat Mata is shaken today to witness the plight of real flesh and blood women in India when a girl from Ghaziabad is raped by her own father. When a woman is stopped from entering Sabrimala temple and called impure for her very biological identity, when identity of my Muslim sisters is being burned to ashes time and again by exasperating practices such as nikah halala, and when consummation of marriage comes as an excuse to marry my young Hindu sisters, to boycott them from the property rights of father. When Sallallahu Alaihi Wasallam is dishonored by practices such as polygamy, and Bhagwan is being dishonored by ugly bloodshed in the garb of Bhagwa, everything is shrouded in the garb of personal laws. On the contrary, the political leaders are busy. Doing what? Exercising their shallow and communal vote bank politics, and have been chary of bringing in uniform civil code since last 70 years now. Had UCC been there, hijab controversy wouldn't have been able to challenge the basic tenets of Indian constitution. Had UCC been there, my brothers and sisters from queer community wouldn't have still been striving for gender neutral laws. And had UCC been there, Article 370 abrogation wouldn't have been criticized, and they wouldn't have dreamed of any Khalistan, Pakistan, Hindustan, Hindu or a Musalman, because it's none other than Mera Bharat Mahan. बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के तो नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी, आबे जमजम भी पानी, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। कोई पूछे इन फिराक पस्तों से, क्या आप सूरज अलग बनाओगे,
एक हवा में सांस है सबकी, क्या आप हवा भी नहीं चलाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है? I bow down to Baba Saheb Ambedkar when in Article 44 of our Constitution he portrayed that every citizen born within the territory of India is equally the member of nation. And when Shastras and Sharia both fail, then comes the only holy grail, the Constitution of India. In this country, we need to stop uplifting and start empowering. At last, I would say, the three lions sitting at the top of Parliament are talk of the town. Why so ferocious? Why so angry from dusk to dawn? For enshrouding the tactic of using us as religious pawn, teaching how moderation, righteousness, and governance are drawn. Echoing till the 10th dimension, maxim of Mundak Upanishad, Satyamev Jayate, Satyamev Jayate, Satyamev Jayate. Thank you. Oh, wow. That's a promising speech, Raj. Heartiest congratulations. Heartiest congratulations, Raj Roshan Rai, all the way from Punjab. Heartiest congratulations. And now it's time that in this session, I invite the senior leader of Indian National Congress, and former member of Parliament Lok Sabha and former chairman of PPST, Shri Rashid Alviji, to address the gathering. But before that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film. Shri Rashid Alvi has served as a member of the Indian Parliament from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha. He is currently a member of the Indian National Congress Party. He served as the All India General Secretary of the Janata Dal in the year 1995. In 1999, he was elected to the Lok Sabha from the Amroha constituency in Uttar Pradesh. He served as the parliamentary party leader of the Bahujan Samaj Party from 1999 to 2004. As a member of the Finance Committee of Parliament and the Committee of Privileges, Shri Rashid Alvi did a commendable job. He later joined the Congress Party and was twice elected to the Rajya Sabha from Andhra Pradesh and served in the Indian Parliament from 2004 to 2012. Shri Rashid Alvi has several research papers on Urdu literature to his credit. He has visited numerous countries including Iran, Iraq, Italy, Libya, Pakistan, Saudi Arabia, Singapore, and Thailand. We warmly welcome Shri Rashid Alvi. Please put your hands together and welcome with a big round of applause, Shri Rashid Alvi ji. मैडम चेयरपर्सन राहुल कराड़ जी, डाइस पर बैठे तमाम अतिथिगण, मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों, आपने सबकी बातें सुनी, लेकिन हम लोग उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जब अमेरिका टेलीफोन करने के लिए सारे दिन बैठना पड़ता था, कभी कभी 2 दिन बैठने पड़ते थे। और आप उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जो 21वीं सदी की है। एक लम्हे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में आप बात कर सकते हैं। हमारे पास तजर्बा है, आपके पास जहानत है, ज़कावत है, इंटेलेक्ट है। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबकी बातें सुन के फैसला अपने दिलो दिमाग की तराजू पर तोल कर कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। आप हिंदुस्तान का भविष्य हैं। मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में आप आकाश की ऊंचाइयों को छू सकते,
इकबाल ने आप ही के लिए कहा था, सितारों से आगे जहां और भी हैं, आप उनके अंदर कमंदे डालेंगे। इसलिए मेरी बात अपने दिलो दिमाग की तराजू पर तोल कर देखिए, क्या सही है क्या गलत। कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड देश का बहुत कंट्रोवर्शियल, इंपॉर्टेंट, बर्निंग इशू है। अचानक बर्निंग इशू बन गया। ऐसा लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बिना भारत भारत नहीं रहेगा। हर आदमी आर्टिकल 44 की बात कर रहा है। क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर सिर्फ आर्टिकल 44 है? कोई दूसरा आर्टिकल नहीं है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर? मेरे नौजवान साथियों, आर्टिकल 44 के अंदर 16 आर्टिकल्स हैं। 16 आर्टिकल्स हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के मैनेजमेंट के अंदर मजदूरों का हिस्सा होना चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। क्या सरकारों ने ये कर लिया? क्या मैनेजमेंट के अंदर मजदूरों का हिस्सा है? आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर 45 आर्टिकल कहता है बच्चों की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, बच्चों के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 39 कहता है सबकी सैलरी बराबर होनी चाहिए। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 50, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव अलहदा होनी चाहिए। क्या हो चुकी है? आपने सुना किसी पॉलिटिशियन से कि चैप्टर 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर ये तमाम आर्टिकल्स मौजूद हैं और हम सब की सरकार की जिम्मेदारी है कि इनको इम्प्लीमेंट करें? नहीं सुना होगा। सिर्फ 2 आर्टिकल सुने होंगे आपने, आर्टिकल 44, आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 कहता है कि गौकशी पूरे हिंदुस्तान में बंद होनी चाहिए। आर्टिकल 44 कहता है, ये नहीं कहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करो। सबसे कमजोर लफ्ज है एंडीवर, कोशिश करो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सके। शेड्यूल 7 के अंदर 3 लिस्टें हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आपको ताज्जुब होगा, यूनियन लिस्ट में नहीं है यूनिफॉर्म सिविल कोड, स्टेट लिस्ट में भी नहीं है, कंकरेंट लिस्ट में है। हर स्टेट अलहदा बना सकती है। गोवा के मेरे दोस्त कह रहे थे कि हमारे यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है। आपने बनाया वो यूनिफॉर्म सिविल कोड? पुर्तगालीज ने बनाया है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड। आपने तो ना 48 को इंप्लीमेंट किया ना 44 को इंप्लीमेंट किया। नॉर्थ के अंदर गौकशी पाबंदी है, गोवा के अंदर गाय का गोश्त बिकता है। नॉर्थ के अंदर हिंदू लॉज अलहदा है। अभी मेरे मित्र बड़े जोरदार अल्फाज में लॉ मिनिस्टर कह रहे थे कि गोवा का यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए। आपको मालूम है, दूसरी शादी मुसलमान नहीं कर सकता गोवा में, क्रिश्चियन भी नहीं कर सकता, लेकिन हिंदू कर सकता। महिलाओं की बराबरी की बात कर रहे, लेकिन अगर 21 साल तक महिला कंसीव नहीं करती, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तो उसका हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा का। और अगर 30 साल तक बेटा पैदा नहीं कर सकती तो दूसरी शादी कर सकता है। यह है यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या आप चाहते हैं कि यह यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो जाए? नॉर्थ में गाय पे पाबंदी, आप गाय का गोश्त बेचेंगे। नॉर्थ के अंदर दूसरी शादी नहीं कर सकते, गोवा के अंदर दूसरी शादी करेंगे। ये जनाबे शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान से।
ये जनाबे शेख का फलसफा है अजीब सारे जहान से, जो यहाँ पियो तो हराम है, जो वहां पियो तो हलाल है। कैसे मुमकिन? आप यूनिफॉर्मिटी की बात करते, क्या यूनिफॉर्म लॉज हैं देश के अंदर? क्रिमिनल लॉ हर स्टेट अलहदा बना सकती है, सिविल लॉ हर स्टेट अलहदा बना सकती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हर स्टेट अलहदा बना सकती है। इमेजिन तो कीजिए, अभी हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा है, किरण रिजिजू ने, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कंसिडर नहीं कर रही है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स बना सकती है। बड़े अदब से पूछता हूं, अगर सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड अलहदा अलहदा बना लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत दे रहा है, क्या यूनिफॉर्मिटी आएगी? आज तो ये पर्सनल लॉ 3-4 हैं, अगर आपने बनाना शुरू कर दिया तो 30 स्टेट्स के अंदर 29-30 में यूनिफॉर्म सिविल कोड अलहदा अलहदा बन जाएंगे। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड इतना इंपॉर्टेंट है? चलिए बना लीजिए। आपने कोई ब्लूप्रिंट बनाया, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे आप? हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी अलहदा अलहदा शादियां हो रही। यहाँ आंध्रा के लोग, बहुत सारे बच्चे होंगे जो मेरे दोस्त हैं, मैं 2 बार राज्यसभा का मेंबर रहा हूँ, मैंने वहाँ की शादियाँ अटेंड की हैं। मामा अपनी भांजी से शादी करता है, वो सबसे अच्छी शादी मानी जाती है। करेंगे आप? है पॉसिबल? ब्लूप्रिंट तो बना के दीजिए कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा। आगे बढ़ता हूं, छोड़ दीजिए। हिंदू लॉज जब बने 49 के अंदर पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाए। डॉक्टर अंबेडकर की चर्चा बार बार लोगों ने की है। डॉक्टर अंबेडकर को कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ गया था, फिर भी हिंदू लॉ एक नहीं बना है, 3 बने। सक्सेशन लॉ अलहदा है, मैरिज लॉ अलहदा है, मेंटेनेंस लॉ अलहदा है। 55 से पहले आप मुसलमानों की 4 शादी की बात करते, 55 से पहले हिंदू धर्म के मुताबिक जितनी शादी आप चाहते कर सकते थे। 55 में इस कानून के बनने के बाद नहीं हो रहा है, लेकिन अलहदा अलहदा आज भी कानून बने हुए। 370 की बात करते, आपने 371 पढ़ा है? आर्टिकल का 371 क्या कहता है? स्पेशल स्टेटस देता है नॉर्थ ईस्ट को, स्पेशल स्टेटस देता है गुजरात को, स्पेशल स्टेटस देता है महाराष्ट्र को। नागालैंड के अंदर आपका क्रिमिनल लॉ लागू नहीं होता है। मैं नागालैंड के अंदर था जब बीपीएसटी का इंचार्ज था। मेरे पास एक दिल्ली का लड़का आया, उसकी कार से एक मुर्गा उसके पहिए पे मर गया। उसे पकड़ लिया वहां के लोगों ने, अदालत में चलिए, जो नागालैंड का लोकल लॉ है उसके मुताबिक फैसला होगा। आपको मालूम है क्या फैसला हुआ? 25,000 उस पर जुर्माना किया गया और 25,000 मुर्गे की कीमत अदा करने के लिए कहा गया। एक मुर्गे की कीमत 50,000 पे करके वो जान बचाया। ये कानून है और कॉन्स्टिट्यूशन उसको ऑनर करता। ये कस्टम है वहां का। कैसे आप यूनिफॉर्मिटी देश के अंदर करेंगे? ये क्या हिंदू कम्युनिटी के गोत्र को खत्म कर देंगे? आज सबसे ज्यादा जरूरत है विश्वास पैदा करने की। आप महिलाओं की बात करते, गुजरात के अंदर अभी एक महिला जिसके साथ रेप किया गया, उसके परिवार के 7 लोगों का कत्ल किया गया, उनको वहां की गवर्नमेंट ने माफी दे दी, जेल से बाहर आ गए, उनके गले में मालाएं पड़ रही हैं, उनका वेलकम हो रहा है। आप कह रहे हैं महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। क्रिकेट के मैच में एक लड़का कैच नहीं पकड़ पाता, उससे कहते हैं कि ये सिख है, ये खालिस्तानी। कोई पाकिस्तानी है, कोई खालिस्तानी है, और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को कहते हैं कि ये यूनिफॉर्मिटी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही बताओ, ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है? ये देश तो जाना जाता है हिंदू मुस्लिम दोस्ती के लिए।
ये देश तो जाना जाता है डाइवर्सिटीज के लिए। इस देश के अंदर कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने मजहब हैं, कितनी कास्ट है, उनके लिए जाना जाता है। सिर्फ कॉमन सिविल कोड पे आप दबाव बनाए हुए हैं, ये कैसे मुमकिन है? फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, इनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। रिलीजन की इजाज़त है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने रिलीजन पे, अपने मज़हब पे, अपने धर्म पे चल सकते हो। लेकिन अगर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड करेंगे तो पहले फंडामेंटल राइट को ख़त्म करना पड़ेगा, रिलीजन की आज़ादी को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ला सकते हैं। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इस गवर्नमेंट ने लॉ कमीशन से कहा, आप बताइए कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार कीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा होगा। जस्टिस BS चौहान, हमारे यहाँ यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, वो इसे हेट कर रहे थे। कोई भी कानून बनता है, लॉ कमीशन रिकमेंड करती है। लॉ कमीशन ने क्या कहा? तमाम लोगों की बात सुन के लॉ कमीशन ने कहा, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। ये बात मैं नहीं कह रहा, लॉ कमीशन कह रहा है, जस्टिस चौहान कह रहे हैं, UCC is neither necessary nor desirable, removing discrimination against women within communities rather than equally between communities। अपने अपने पर्सनल लॉ के अंदर कीजिए, दूसरे के पर्सनल लॉ पे आप क्यों इंटरवीन करते हैं? ये रिपोर्ट दी है लॉ कमीशन ने। दूसरी बात, मैं अपने नौजवान साथियों से कहूंगा कि इस देश के अंदर उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज की बात मत कीजिए। इस देश के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। क्या हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया? क्या हमने बेरोजगारी को कंट्रोल कर लिया? आपको मालूम है कि इस साल कितने लोगों ने इनकम टैक्स दिया? 5,83,00,000 लोगों ने इनकम टैक्स दिया है 140 करोड़ की आबादी में, और 5,83,00,000 में 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो इंटरेस्ट फाइल किया है। 1 करोड़ 1.5 करोड़ ऐसे हैं जिनकी आमदनी 5 लाख और 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा इस देश के अंदर सिर्फ 1 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स पे किया। तो इस देश में गुर्बत कितनी हुई? 130 करोड़ आदमी गरीबी के बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहा है, जो रोजी और रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता है। क्या उनका ख्याल किया आपने? क्या आपने डीजल पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल कर लिया? आप चाहते ही नहीं हैं कि इन मुद्दों के ऊपर बात हो। आप चाहते हैं कि ऐसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे लाए जाएं जिनके अंदर ये सारी चीजें दब जाए। क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर $80 है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर होता। कैलकुलेट कीजिए, $80 के रुपए कर लीजिए, 159 से डिवाइड कर दीजिए, 1 लीटर की कीमत 40 रुपए आती। आप कितने में बेच रहे हैं? 100 रुपए में बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हैं आप? आपने क्यों नहीं कर रहे इसको कंट्रोल? ऐसे तमाम मुद्दे जो देश के अंदर दीवारें खड़ी करते हैं, उन इश्यूज को दबाइए। जो देश के असली मुद्दे हैं उन पर बात कीजिए। ये देश मेरे दोस्तों हम सब से मिलकर बनता। मैं आखिरी बात कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा। हम सब का मतलब है मैं से बै। है से हिंदू, मैं से मुसलमान, से सिख, बै से बाकी सब। है मैं से बै मिलता है तो हम सब बनता है, और हम सब बन जाता है तो हिंदुस्तान बन जाता है। हम सबको अलहदा मत कीजिए,
हम सबको अलहदा करेंगे, देश टूट जाएगा। हम सब इकट्ठा रहेंगे। तो इस शेर के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगा कि एक हो जाओ तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन। खुर्शीद मुबीन कहते हैं ऐसा सूरज जो हर घर के अंदर रोशनी देता, ऐसा चमकदार सूरज जो अपनी रोशनी हर जगह बिखेर देता। एक हो जाओ तो बन सकता है खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. Please give him a huge round of applause, my friends. Now I would like to call our student leader, Sanjana Kavidayal, straight from Haridwar. बत्तीस लाख किलोमीटर स्क्वायर पर बसा 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का जाल, 141 करोड़ की आबादी के कंधों पर खड़ा हमारा भारत देश विशाल। प्रणाम, मैं संजना कविदयाल, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की छात्रा। आज भारतीय छात्र संसद के इस मंच से समान नागरिक संहिता, उसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हम वासी भारत के, भारत जिसने जाति, धर्म, भाषा, प्रांत के अनेकों मोतियों को एकता के एक अखंडित सूत्र में पिरोया और हमें दी एक पहचान, एक नाम, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान वो स्थान जहां हर कोई एक समान है, क्योंकि हमारे पास दुनिया का सबसे लंबा लिखित भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान ही वो बुद्धि है जिसने निर्बल हाथ को मजबूत मुट्ठी बनने की सिद्धि दी। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच विकेंद्रीकरण को इतनी खूबसूरती से केंद्रित किया कि समूचे विश्व के लिए आज ये राष्ट्र एकता, समता के सवाल की मिसाल बनकर खड़ा है। इस समानता में कसक रह गई बस उस कानून की जो समग्रता का प्रतिमान बन जाएगा, समान फायदे दे, समान कायदे हमें सिखाएगा। अरे संविधान के पिता का मुझे वो स्वप्न याद आ गया, समान नागरिक संहिता, सोने के पेड़ का वो बीज जिसे हमारे पूर्वजों ने हमें दिया, संजोकर रखने के लिए नहीं, इस भारत भूमि पर सींचने के लिए। आज हम समरूपता पर इतना जोर दे रहे हैं तो हर धर्म के पर्सनल फैमिली लॉज आपको अड़चन सरीखे नहीं लगते। शौहर और बेगम के लिए निकाह से तलाक तक हर पक्ष में निर्धारित अलग अलग आईन मन में खींच पैदा नहीं करते। संतान सुख हो या परिणय सूत्र, हर संदर्भ में हर लिंग के लिए अलग अलग नीतियां भेदभाव से नहीं जान पड़ते। जब हमारा देश एक, देश का संविधान एक, समानता के दावे वादे एक, तो ये अलग अलग नीति नियमों के घेरे में क्यों खड़े हैं हम देखते हैं देश में अंतरजातीय विवाह खूब हो रहे हैं, पर उन पर कानून कौन सा लगे, इस सवाल का जवाब आज भी हम ढूंढ ही रहे हैं। इन सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है समान नागरिक संहिता, जो देश में धर्मनिरपेक्षता लेकर आएगी, हर भारतीय को समान मूल अधिकार दिलाएगी और महिला तथा समलैंगिक वर्ग को सशक्त, शक्तिशाली बनाएगी। अब मोहम्मद अहमद खान से शाहबानो बेगम की लड़ाई हो या सरला मुदगल से भारतीय संघ की जंग, सुनवाई हजार हुई पर बदलाव एक भी बार नहीं। ये कानून आएगा तो देश की बहू बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में भागीदारी मिल जाएगी। सिंगल पेरेंट्स और ट्रांसजेंडर कपल्स के घर भी बच्चे की मुस्कान खिल पाएगी। धर्म, मजहब, जाति देखे बिना इंसाफ की लौ जल जाएगी और सांप्रदायिकता के जहर से उठ जनता सामंजस्य के सांचे में ढल जाएगी। एक और जहां भारत सुपर पावर बनने के ख्वाब सजा रहा है, दूसरी ओर देश की जनता को एक कानून नहीं दे पा रहा है। प्रगति और उन्नति की टकसाल बन खड़ा है, पर ड्रीम ऑफ इक्वलिटी कहीं भूला बिसरा पड़ा है। आज नहीं तो फिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, आज नहीं तो फिर कब यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। आज का युवा क्या बुढ़ापे तक ये सृजन देख पाएगा, आज का युवा क्या बुढ़ापे तक ये सृजन देख पाएगा। इन्हीं सवालों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, Sanjana. While we felicitate her, I will request our last student leader, Siddhi Suryavanshi, to share her views. आओ अब कुछ बात करेंगे, मिलजुल कर अब काम। Good afternoon to one and all present here. I am Siddhi Suryavanshi from Uttar Pradesh. Today I am going to deliver a speech on the topic Uniform Civil Code, an idea whose time has come.
Uniform Civil Code is a directive principle of state policy under Article 44 of the Constitution. It mentions that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. The Constitution clearly mentions that DPSP shall not be enforceable by any court. Nevertheless, they are fundamental in the governance of the country. Implementation of UCC would mean abolition of personal laws, laws based on one's scriptures and religious texts that regulate family matters such as marriage, divorce, inheritance, guardianship, adoption, etc. A lot of these laws are discriminatory in nature, unfair to minority groups and women. The UCC was a bone of contention at the time our constitution was being framed as well and faced immense opposition. The founding fathers of our constitution reached the consensus that such a diverse country like India was not ready for a radical social reform like UCC then, and its forceful implementation would result in chaotic consequences. They made the proposal optional under Article 44 of the DPSP. 7 decades have passed since, and it still remains a mere controversial proposal. However, it is high time now and must be implemented. Britishers supported personal laws, undoubtedly to divide and rule. After all, different laws for different communities lead to friction. Implementation of UCC will further integrate a diverse country like India under one national civil code of conduct, will help in reducing vote bank politics, will facilitate social growth signifying a modern progressive nation, and give more rights to women against the misogynistic personal laws and enable easier and efficient administration of laws by the judiciary. However, it is a very sensitive matter. Utmost care must be taken to ensure that the changes are accommodative and carried out gradually in a step-by-step process. UCC should be drafted keeping in mind the best interests of all religions, and a broad-minded outlook is the need of the hour to understand the spirit of UCC. Educational and awareness programs must be conducted, and a committee of eminent jurists must be constituted to ensure that no sentiments are hurt and the best of the practices are taken from different communities. It is crucial, I repeat, it is crucial that UCC is not mistaken as homogeneity. Cultural practices unique to different communities should be allowed to continue if they are not harmful and non-discriminatory. I would like to emphasize that no social reform happens overnight. It is time we tackle this with a neutral and mature approach. Goa has already done it. So have many Western countries. Many Islamic countries have reformed their personal laws to check their misuse. If they can do it, so can India. And it's about time we did this. I would like to end by saying that I am up for Uniform Civil Code. But are you? Thank you. Thank you very much, Siddhi, and heartiest congratulations. I request Shri Rahul Karat sir to felicitate and congratulate Siddhi Suryavanshi. I request my technical team to show us a slide which we displayed yesterday on the social media competition. Yes, so this was the social media competition that we ran yesterday. #Future Hamara Hai, and it was told that the top tweet with the maximum retweets by today 10 a.m. would be felicitated at the hands of Shri Rahul V. Karat sir. And I'm really happy to share with you that Mr. Mahesh Kumar Naidu, all the way from AV College of Arts, Hyderabad, has won this prize. I invite him on stage. Please give him a big hand, my friends. He's just among you who could win the contest and come up on stage. Heartiest congratulations, Mahesh. And now it's time that I invite our next speaker, eminent speaker of this session, Senior Advocate of Supreme Court of India, President of Supreme Court Women's Lawyers Association, Senior Advocate Mahalakshmi Pavaniji. But before I invite her to address the gathering, I request my technical team to kindly relay a small film.
Senior Advocate Mahalakshmi Pavni, who holds the distinction of being the first woman from Karnataka and the sixth woman to be designated Senior Advocate by the Supreme Court of India after a full court bestowed upon her the coveted senior's gown on 23rd April 2015. Hailing from Bengaluru, Karnataka, Senior Advocate Pavni pursued her legal education from Bangalore University, from where she earned her LLB and subsequently her LLM degree corporate. In 1998, Senior Advocate Pavni joined the chambers of the late Shri P.P. Rao, Senior Advocate, her father-in-law, and commenced practice at the Supreme Court of India. Senior Advocate Pavni had the esteemed privilege of assisting Shri Rao on a number of important matters before the Supreme Court. In 2014, she was elected President, Supreme Court Women Lawyers Association, a post she continues to hold to this day. In December 2015, she was elected as Senior Executive Member of the Supreme Court Bar Association and held the post for a year. In May 2018, she was appointed Vice Chairman of the Legal Cell, Supreme Court of the Indian National Congress, and on 12th December 2019, Ms. Pavni contested for the post of Senior Executive of the Supreme Court Bar Association and won with the highest number of votes in 10 years. She was also part of the search committee instituted to identify deserving advocates and recommend them to the Honorable Chief Justice of India to be elevated to different high courts across India. We warmly welcome Senior Advocate Mahalakshmi Pavni. Please put your hands together and give a big round of applause to Senior Advocate Mahalakshmi Pavni ji. Manyavar Anna, Vidyarthi Anna, Namaskar. You all have already heard a lot from the eminent speakers behind me, panelists. So I won't take much of your time. I also take this opportunity to thank Mr. Rahul Karatji, Dr. Vishwanath Karatji, for having given me this opportunity to speak about the Uniform Civil Code. Ladies and gentlemen, future leaders of our country, please hear me, because I'm not here as a politician, I'm not here as a poet, but here I am as an advocate, and what I speak from my heart. So, and I speak the law. So what is the law? What is the Uniform Civil Code all about? Very well. The Uniform Civil Code means Samana Nagarika Samhita, or one nation, one law. We have public laws and personal laws in India. What is the public law? Public laws are those laws where we have a uniform criminal code. We are talking about the Uniform Civil Code. We also have a Uniform Criminal Code, which covers the Code of Criminal Procedure, the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act. Then we also have public laws saying about income tax laws. We have property laws and the corporate laws. When you came to this venue, all of you took the road, right? सब लोग यहाँ रोड से आए हैं और आप लोगों को रोड में आपको दिखा होगा ट्रैफिक सिग्नल. जब आप लोग ट्रैफिक सिग्नल पे झुक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, when you are governed by the traffic lights on the roads, why can't we be governed by a single uniform civil code? Please tell me. Thank you. And our Indian culture is such that we speak about Vasudeva Kutumbakam. So what does the Vasudeva Kutumbakam mean? It means one family, one personal law. एक family में इतने कानून क्यों? Why should a Hindu girl suffer and why should a Muslim girl suffer or a Parsi girl suffer? Why can't we have uniform divorce laws? We all, men and women, go through the same set of trauma when you go to court for divorce. But you know, it is a mental trauma, it is a social stigma. सबको लगता है कि हमें क्यों इतने
कष्ट उठाने पड़ते हैं. See, because at the end of the day, you need good lawyers also to represent you. So what happens? What happens is, the Hindu law says adultery is a ground for a Hindu girl, but there is no ground as adultery for a Muslim. Impotency is a ground for Hindu Muslims, but the Christian and Parsis do not get this right. They cannot dissolve their marriage on the basis of because of this lacking in their act. So what does the Uniform Civil Code do? The Uniform Civil Code, few sociologists like Milton Yinger define religion as a system of beliefs and practices by means of which a group of people struggle with the ultimate problems of human life, whereas Immanuel Kant defined religion as the recognition of all our duties as divine commands. Personal laws are those laws which are governed by religious texts, scriptures, customs, traditions, and Muslims by the Shariat laws. And what is the notion behind this Uniform Civil Code? The notion behind the Uniform Civil Code is to uphold the concept of unity in diversity as a nation and for promoting integration, national integration, because the values cherished in our Constitution aim at promoting equality, fraternity, and justice for all. Now, why has there been a need for a civil code right now? What is the need, and what is the thing behind it? So from 1975, this has been a bone of contention. So what is the necessity to have this law now? From 75 years, nobody has been able to implement it. The BJP government, right, from the past 8 years, have definitely abrogated Article 370, and they have brought the Ram Mandir in Ayodhya. But why is it so difficult to implement the Uniform Civil Code? It is difficult to implement it because of the stubbornness of the mindsets. 75 years back also, the Muslim clerics, the Muslim fundamentalists did not allow it, and religious Hindu Orthodox leaders, they also didn't allow it. So actually speaking, nothing has changed in the mindsets of these people. From 1948 till now, what has changed? Why don't they change it? Why don't they say, see, we are humans at the end of the day. We are brothers. We are not, born. I have not chosen my place of birth or caste or Hindus or Muslim or anything. So why should this tolerance level be instilled? Why doesn't India come as a tolerant, practice tolerance? See, the Constitution also welcomes India, people of all faith and religious sects, the right to freely profess, practice and propagate religion. But when such practices promote social discrimination, economic disadvantage, gender discrimination, and civil liabilities, that is when the need for a uniform civil code comes in. Let me tell you, when the Constitution was framed, there were only two genders, the male and the female. But now the Supreme Court has also recognized the third gender. So the UCC in this regard is a welcome ray of hope, as it does not differentiate between individuals on the ground of sex or sexual orientation or gender. It creates hopes for the LGBTQIA+ community. So don't you think it is time for a uniform civil code? All these differences should be resolved. We should come together as one. Let me tell you another thing. In fact, my learned panelists have already quoted Ambedkar. So let me quote the father of our nation, Mahatma Gandhi. What did Mahatma Gandhi say? Mahatma Gandhi said, the tenets of secularism would only get further strengthened by introducing a common civil code. In the words of Mahatma Gandhi, I do not expect India of my dreams to develop into one religion, to be wholly Hindu or wholly Christian or wholly Muslim, but I want it to be wholly tolerant, with its religions working side by side. You practice
your religion, you profess it freely. Nobody is coming. But why is this Muslim and Hindu feel like this? They feel like this because their political vote bank will get dwindled. They don't want. They also follow the rule of the British, the loving policy of divide and rule. They don't want unity amongst them. They want the Hindus, Muslims, Parsis, Sikhs to be compartmentalized. So what happens? So this tolerance level should grow. Please remember, we are all human beings at the end of the day. We need to live as a Vasudeva Kutumbakam. We need to practice harmony. See, it is not denied that personal laws have not tried their best to provide an easy way to custody and adoption. But let me tell you, Uniform Civil Code is still a proposal and it is very controversial. But don't you think the vision seen 75 years ago should now become a reality? The time has come to unite India under one law, but it remains difficult because of misuse by religious forces, misinterpretations by politicians. Let me tell you, apart from Hindu Muslims, even the eastern states of India, that is Nagaland, Meghalaya and Mizoram, have a problem. Why do they have a problem? They do not follow the mainstream laws. They follow laws which are peculiar laws according to their tradition and customs. So what happens then? They feel that if the Uniform Civil Code comes into place, the majority rule will suppress their minorities. They feel that it is a conspiracy and a threat to secularism, and they don't want this to be abolished. Our Prime Minister has always said, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ. लेकिन मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि बेटी को बढ़ाओ. It is not sending Kalpana Chawla or Sunita Williams on satellites to the moon. It is by giving equality to women on the ground. We should have religion neutral and gender neutral laws. And time has come. Time has come to build consensus, bring all experts from all faiths together, draw from the best of traditions, practices, and make them applicable for modern times and unite them under one civil code. My future leaders, do you hear me? Do you hear me? Will you all promise me that you all will at least implement this Uniform Civil Code? I don't hear. Yes, that's the spirit. Thank you. Thank you. Thank you very much, madam. Thank you very much for your views and motivating young parliamentarians to understand and follow Uniform Civil Code. Today is really important day in this 12th Bharatiya Chhatra Sansad. We have already had galaxy of tall speakers from this stage, but today we are also going to have Padma Bhushan and former Speaker of Lok Sabha, Sumitra Mahajanji on this stage. We are also going to have, yes, that calls for a round of applause. We are also going to have the Honorable Deputy Chief Minister of Government of Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis ji on this stage. We will also have on this stage the former diplomat and former Chancellor of Central University of Bihar and former Speaker of Lok Sabha, Dr. Meera Kumarji. And all, I would say, galaxy of stalwarts are we are going to witness on today in this 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. Now it's time when I invite the next eminent speaker of this session, Honorable Cabinet Minister for Education, Mines and Geology, Water Resources and Jails, Government of Punjab, Shri Harjot Singh Bansji. But before I invite him to address the gathering, I would like to request my technical team to kindly relay the film. Shri Harjot Singh Bans is a well-known politician of the Aam Aadmi Party from Punjab. He won the Punjab Legislative Assembly election in 2022 from Anandpur Sahib Assembly constituency. On 19th March 2022, he took oath as the youngest ever cabinet minister in the history of Punjab state by breaking the record of Bikram Singh Majathiya. He has been part of many social movements and founded a Pan-Punjab United Youth Organization at the age of 18.
he actively participated in the India Against Corruption movement. He was the founding president of the Aam Aadmi Party in Punjab at the age of 23. In 2016, he led the 300-kilometer-long 15-day Nava Punjab March against drug abuse in Punjab, walking from Shri in Fatehgarh Sahib district to the border of Husainwala in Firozpur district. Besides being an MLA in the Punjab Legislative Assembly, Shri Bains is also the spokesperson and a member of the National Executive of the Aam Aadmi Party. We warmly welcome Shri Harjot Singh Bains. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Honorable Minister Sir Shri Harjot Singh Bains ji. Sat Shri Akal ji, Namaste, a very good afternoon to all of you. भारतीय छात्र संसद के इस मंच पर विराजमान ऑल ऑनरेबल डिग्निटरीज और इस आयोजन की जी जान और शान सभी मेरे युवा दोस्त, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महान पवित्र धरती महाराष्ट्र पर और इस इतने बड़े मंच पर आप सबके सामने अपनी बात रखने का मुझे मौका मिल रहा है। दोस्तों, मैं पंजाब से आता हूं। पंजाब सिर्फ एक राज्य का नाम नहीं है, पंजाब एक विचारधारा है। विचारधारा जो हमें जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की ताकत देती है, विचारधारा जो हमें जबर और जुल्म के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है। और पंजाब में भी जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, वो क्षेत्र है जहां सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की सिरजना की, श्री अनंतपुर साहिब। इसलिए मैं ईश्वर का आभारी रहूंगा कि मुझे भारत जैसे महान देश और गुरुओं की धरती पंजाब में जन्म दिया। और मैं सदा ही ऋणी रहूंगा अपने क्षेत्र के लोगों का जिन्होंने मुझे चुनकर विधानसभा भेजा। दोस्तों, मैं पंजाब का शिक्षा मंत्री हूं। मुझे 2 महीने हुए हैं, तकरीबन 70 दिन पंजाब का शिक्षा मंत्री बने हुए। इन 2 महीनों में मैंने जो महसूस किया वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि अगर दुनिया की कोई सबसे बड़ी शक्ति है वो शिक्षा है। शिक्षा में वो ताकत है कि पूरी दुनिया बदली जा सकती है। और हम इस विश्व के कोई भी महान शख्सियत ले लें, उनके व्यक्तित्व में शिक्षा का अहम योगदान मिलेगा आपको। हम बात कर लें भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, वो शिक्षा की ताकत थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस महान देश का महान संविधान की रचना की। हम बात कर लें अपने अब्दुल कलाम जी की, तो वो शिक्षा की ही ताकत थी कि अब्दुल कलाम जी मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने और उसके बाद इस देश के सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति। और अगर मैं बात करूं शहीद ए आजम सरदार भगत सिंह की, तो वो शिक्षा की ताकत ही थी कि जब सरदार भगत सिंह का ट्रायल चल रहा था, वो कोर्ट में ऐसी दलीलें देते थे कि अंग्रेजी हुकूमत के पसीने छूट जाते थे। और जब आप सरदार भगत सिंह के बारे में और पढ़ते हैं, तब आपको पता लगता है कि उनके जीवन में नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर, उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर की कल्पना पंजाब केसरी शहीद लाला लाजपत राय ने की थी। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर वो प्लेटफॉर्म बना जहां भगत सिंह जैसे युवा इकट्ठे होकर अंग्रेजी हुकूमत, भारत के खिलाफ विरोधी कानून और उस वक्त की दुनिया में चल रही राजनीति के ऊपर विचार विमर्श करते। वो नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर ही था जहां शहीद भगत सिंह की मुलाकात पहली बारी शहीद सुखदेव के साथ हुई थी। इसलिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स और ऐसे मंच बहुत अहम बन जाते हैं। यही बात मैं अभी राहुल कराट जी से कर रहा था। मुझे लगता है कि ऐसे मंच की जरूरत हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज और हर स्कूल में है। हो सकता है कि आप मेरे विचारों के साथ सहमत हो सकता है आप मेरे विचारों के साथ असहमत हों, पर मुद्दों पर बात करनी जरूरी है। अगर ऐसे मंच हर यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल में बढ़ेंगे, अगर युवा देश की राजनीति के बारे में बात करेंगे, तो मैं यकीन से कह सकता हूं देश अपने आप बदल जाएगा।
दोस्तों, ये साल हमारे लिए बड़ा अहम है। ये साल हम सब देशवासियों के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि हम आजादी के 75 साल मना चुके हैं। 75 साल हो चुके हैं। इट इज 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। पर 75 साल बाद भी हमें अपने आप से यह पूछना है कि हम शिक्षा के मुद्दे पर कहां खड़े हैं। आप सब भारत के विभिन्न हिस्सों से आते हैं। भारत में लगभग 780 जिले हैं, 780 डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं पूछना चाहूंगा, आप अपने अपने जिले और अपने अपने शहर के बारे में सोचिए और कोई एक ऐसा सरकारी स्कूल बता दीजिए जो प्राइवेट स्कूल से अच्छा हो। शायद ही देश में एक आधा जिला मिले। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 75 साल की आजादी के बाद आज भी हमें शहरों की लाल बत्तियों पर, बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर बच्चे भीख मांगते क्यों दिखते हैं? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उन सब बच्चों को शिक्षा देना? वो सब भारत की असली दौलत है। हर मां बाप का एक सपना होता है, इट इज अ ड्रीम ऑफ एवरी पेरेंट, कि वो अपने बच्चे को सबसे शानदार स्कूल में पढ़ाए। आपके मां बाप ने भी सबसे शानदार यूनिवर्सिटी में भेजा। अगर किसी मां बाप की उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है कि वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, क्या इसका मतलब ये है कि उस बच्चे से वो अफसर छीन लिया जाएगा कि वो डॉक्टर, लॉयर, बैंकर, साइंटिस्ट, आईएएस, आईपीएस नहीं बन सकता? क्या सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों की तरह अच्छे नहीं होने चाहिए? दिस इज अ क्वेश्चन। हम सब देशवासियों का एक सपना है। सारे भारतवासी ये चाहते हैं कि भारत दुनिया का नंबर 1 देश बने। इट इज अ ड्रीम ऑफ एवरी इंडियन that India should be the number 1 country in the world. And there is only one way to achieve it, that is through education, education and education. सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा ही भारत को विश्व गुरु बना सकती है, भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकती है। और मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा, आज इस देश की राजनीति में सिर्फ एक ही नेता है, श्री अरविंद केजरीवाल जी, जिसकी राजनीति के केंद्रीकरण में शिक्षा है। और आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसकी प्राथमिकता शिक्षा है। कैसे देश नंबर 1 बनेगा? देश नंबर 1 कैसे बनेगा? देश के सारे बच्चों को शानदार स्कूल दे दो, शानदार पढ़ाई दे दो। 10-12 साल बाद वो देश को नंबर 1 अपने आप बना देंगे। उनमें से इतने साइंटिस्ट बनेंगे, इतने एस्ट्रोनॉट्स बनेंगे, इतने इंजीनियर बनेंगे, वो सब कुछ हल कर देंगे और भारत को नंबर 1 देश बना देंगे। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी पॉपुलेशन है, उसका ह्यूमन रिसोर्स है। मैं स्कूलों में जाता हूं, बच्चों से पूछता हूं, बच्चे कहते हैं हम आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। अगर उन बच्चों को हम वो अच्छे स्कूल और पढ़ाई दे दें, भारत नंबर 1 देश अपने आप बन जाएगा। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा। उससे भी कम लोगों को अपने राज्य के शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता होगा। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सबको दिल्ली के शिक्षा मंत्री का नाम पता होगा। उसका कारण है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बढ़िया कर दिए। आप कहेंगे हरजोत बैंस आपका दोस्त झूठ बोल रहा है। मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाओ और ग्राउंड रियलिटी चेक करो। आप देखकर हैरान हो जाएंगे, दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट से इतने बढ़िया हो गए हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सबसे चीज मुझे अच्छी लगती है दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बारे में, वो ये है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते जो बच्चे हैं, उनमें अपने आप में एक प्राइड होता है। उनको गर्व है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप मजबूरी में नहीं भेजते, वो दिल से भेजते हैं। और देश के बाकी हिस्सों में मजबूरी से भेजते हैं। मैं मोहाली के एक स्कूल में गया अपने पंजाब में, तो एक पिता मुझे मिले, कहते कोविड के कारण मेरा सारा काम, मेरा बिजनेस खराब हो गया। मेरा बेटा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था और मुझे अब इस सरकारी स्कूल में लगाना पड़ रहा है। 1 साल में मैं अपना बिजनेस ठीक कर दूंगा, पर 1 साल ये सरकारी स्कूल में इसको लगा रहा हूं, मेरी मजबूरी है। आप ध्यान रखना, आप शिक्षा मंत्री हो। मैंने उनसे वादा किया कि आपको दोबारा अपना बच्चा कॉन्वेंट में नहीं भेजना पड़ेगा, सरकारी स्कूल इतने शानदार बना देंगे।
और मैं आप सबको बतौर पंजाब का शिक्षा मंत्री आमंत्रित करता हूं, 1 साल बाद मेरे पंजाब आइए। 100 स्कूल बना रहा हूं ऐसे, 100 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, जो अपने शहर और अपने जिले के सबसे शानदार स्कूल होंगे। राहुल कराड़ जी को भी बुलाएंगे और ऐसी एक कॉन्फ्रेंस पंजाब में करेंगे। 19,000 स्कूल हैं, एक साल में नहीं बदल सकता, पर मेरा वादा है अगले 3-4 साल बाद पंजाब का शिक्षा मॉडल देश में सबसे बेहतरीन होगा। ये मेरा वादा है। हो सकता है बहुत सी ताकतें हमें रुकें, क्योंकि दिल्ली में स्कूल बदल दिए तो ईडी आ गई। हो सकता है मेरे घर भी कभी ईडी की रेड पड़ जाए, पर दुनिया की कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, समय की अपनी सीमा है, इसलिए मैं उसका सम्मान भी करना चाहूंगा। मैं आपसे अंत में यह कहना चाहूंगा कि आपसे बहुत सारे लोग बोलेंगे कि राजनीति अच्छी चीज नहीं है। आपसे बोलेंगे कि राजनीति में अगर आना है तो बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। आपसे बोलेंगे कि राजनीति में अगर आना है तो कोई सिफारिश या आपका परिवार